जो अभी वॉशिंगटन में हुआ, 2 एम्बेसडर्स को मार दिया, जूस एम्बेसडर्स को मार दिया। ये जो हुआ है ये ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ ना, ये सिस्टमेटिक तरीके से ये जो हेटरेट है इसको अमेरिका के अंदर स्पेस दी गई। आप सोचो, जूस पिछले 3000 सालों से ये प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में। बिल्कुल। वो लोग जिन्होंने इन्हें प्रोसिक्यूट किया वही विक्टिम है। भारत में 1000 साल की गुलामी भारत ने फेस करी। जिन लोगों ने भारत में हिंदुओं के ऊपर 1000 साल राज किया वही विक्टिम है। और सेम जूस के केस में भी होता है। जब यमन में 4 लाख लोग मर जाते हैं तब यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब सीरिया में इतने सारे लोग मर जाते हैं तब यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब अरबी को मारता है तो यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब यहूदी यानी इजराइल इन पे अटैक करता है तो यूएन को हाय अल्लाह हो जाता है। सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है ना कि वहाँ टारगेटिंग हुई है, हम लोगों ने जो टारगेट किया। अब रेडिएशन फैला या नहीं फैला ये तो खैर बहुत ही, क्योंकि उन लोगों ने पूरा कंट्रोल, अगर फैला भी होगा तो उन्होंने पूरा कंट्रोल किया उस इलाके में। यार अमेरिका सब जगह कॉम्प्रोमाइज करता फिर रहा है ना। अभी सीरिया के अंदर वो ISIS का आतंकवादी जिसके ऊपर इन्होंने 10 मिलियन का इनाम रखा था, उसको एक गुड बॉय बोल के आया, वो गुड लुकिंग बॉय डोनाल्ड ट्रम्प। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप बहुत टाइम से यूट्यूब पे देख रहे होगे। और ये शख्सियत ना ऐसी है जो अभी आती है फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, फिर थोड़े दिन तक लगातार आती फिर चली जाती। मतलब भाई साहब इतना ऑन एंड ऑफ क्यों हो? तो हमारे साथ है ज्ञान जरा हटके से सौरभ महेश्वरी जी। इतना ऑन ऑफ क्यों है भाई? बुलाने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन ऑफ मतलब थोड़ा सा जब कोई कांड होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूँ, और जब कोई उसका कुंभकर्ण के नींद हो जाता हूँ तो चल रहा है जीवन। अच्छा, तो भाई साहब बनाया करो, रेगुलर रहो, तो हमें भी जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानने को, एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है। आप हाँ, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आगे से रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये बात मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि अब इस बात की वक्त खत्म हो गई। तो भाई ऐसा है, अब यहाँ पे बोल दिया है, गुद्दी आपको पकड़नी है। हाँ जी। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, 2-3 टॉपिक्स हमारे मेन रहेंगे, जिसमें एक तो रहेगा यूएसए और इंडिया के बीच में जो चल रहा है, फिर वॉशिंगटन में जो अभी जूस को मार दिया है, और उसके बाद जय फिलिस्तीन भी बोला गया है, भारत के संसद में भी बोला गया था जय फिलिस्तीन। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बांग्लादेश में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में किस तरीके से कू की प्लानिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वहाँ पे है स्थितियाँ, और साथ साथ हम पाकिस्तान और भारत की जो वॉर हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे आज के। तो सौरभ भाई, सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, जो अभी वॉशिंगटन में हुआ, 2 एम्बेसडर्स को मार दिया, जूस एम्बेसडर्स को मार दिया, ये मतलब, और मतलब ये उस अमेरिका में हो रहा है जो अपने आप को सबसे सिक्योर बताता है, जो कहता है कि भाई 9/11 के बाद कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है दिन दहाड़े, वो भी ट्रम्प की सरकार में। कैसे चलेगा ऐसे? ओबीसी बात है, कैसे चलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो हुआ है ये ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ ना, ये सिस्टमेटिक तरीके से ये जो हेटरेट है इसको अमेरिका के अंदर स्पेस दी गई, अमेरिका के अंदर इन लोगों ने जगह दी है। इस हेटरेट को अमेरिका के लोगों ने, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लोगों ने तो खैर कहना गलत होगा, बट गवर्नमेंट ने स्वयं आमंत्रित किया है। गवर्नमेंट ने या पिछली गवर्नमेंट ने? हाँ, पिछली गवर्नमेंट्स ने। डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है, जो लिबरल होते होते, लेफ्टिस्ट होते होते, ये कब रेडिकल लेफ्ट बन गए इनको पता ही नहीं चला। पूरी तरीके से रेडिकल लेफ्ट। इन लोगों ने लिटरली अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन लोगों ने इस हेटरेट को जगह दी, इस हेटरेट को पनपने दिया। आप सोचो, अभी हार्वर्ड की जो प्रीवियस थी प्रेसिडेंट, जब उसका सेनेट के सामने टेस्टिमनी हुआ तो सेनेट की ओर से उनसे सवाल पूछा गया कि जूस को मारने की कॉल ये हेट स्पीच है या नहीं है। तो उसका, अब ये अगर आपसे कहूँ कि भाई जूस को मार देना चाहिए, ये हेट स्पीच है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, बट उसका जवाब क्या था?
इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओह ये किसने जवाब दिया? जो हॉवर्ड की पिछली प्रेसिडेंट थी, इसी बेसिस पे उसे रेजिग्नेशन देना पड़ा। एंड आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई सऊदी या फिर अरब कंट्रीज का कोई शेख था, वो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो कह रहा है भाई तुम लोग किन को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाए जा रहे हो। नाउ द थिंग इज़ के यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एक तरफ तो अरब देशों से मुसलमान आकर बैठ गए हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर जूस पहले से ही हैं, तो एक ऐसी एक वॉट ऑफ बन गया है उनका यूनिवर्सिटी। फिलिस्तीन इजराइल उनकी यूनिवर्सिटी में खुल हाँ, गया है। और एक चीज़ और है जिसके ऊपर हम लोगों को अभी बात नहीं होती, लेकिन आने वाले समय हम लोगों को और ज़्यादा हेट क्राइम देखने को मिलेंगे, तो शायद हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करें। ये जो हेटरेट है यूनिवर्सिटीज़ में, ये सिर्फ जूस के लिए नहीं भरी जा रही, वहाँ पे जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेटरेट सिस्टेमेटिक प्लांट की जा रही है, और ये आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो। नहीं यहाँ पे मैं ना ये कैसे, ये मैं समझा नहीं, ये हिंदुओं वाला एंगल किस तरीके से प्लांट की जा रही है? कश्मीर वाला इशू ले लो आप, अच्छा। हिंदुओं वाला इशू ले लो, मतलब कि वायलेंट, मतलब क्या बोलते हैं, कौम है हिंदू, ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। कोशिश जेनोसाइड किया जा रहा है ना, और अपर कास्ट लोअर कास्ट का सप्रेशन किया जा रहा है। कास्ट वाला एंगल तो काफी बड़ा है। ब्राह्मणी सुप्रीमेसी आप लोगों ने शायद, मतलब क्या हुआ, ये बात दब इसलिए गई क्योंकि बात इन लोगों ने गूगल को टारगेट किया था। CNN वालों ने एक आर्टिकल छापा था गूगल को टारगेट करते हुए कि पिछाई को टारगेट करते हुए कि इसमें अपर कास्ट को जगह दी जा रही है और लोअर कास्ट का इन लोगों ने एंगल फंसाने की कोशिश की थी यूएसए में, बट क्योंकि गूगल था तो उन लोगों ने संभाल ली होगी बात, तो दब गई बात। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कर रहे हैं ये लोग, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। अभी आपने ना जूज और हिंदूज का पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। इजराइल का एक बंदा था, उसने अभी उसकी अभी वीडियो देख रहा था मैं 2-4 दिन पहले ही, तो उसने कहा कि ज़ायनिज़्म, हिंदुत्व, इनके अपने पैरेलल्स हैं। जो ज़ायनिज़्म है वैसा ही कुछ हिंदुइज़्म है या हिंदुत्व है। ज़ायनिज़्म अगर जूस को बचाने की कॉल है तो हिंदुत्व हिंदुइज़्म को बचाने की कॉल है। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो, और क्या इसी कारण ये जो, और अभी जो जब से मोदी आया है तब से भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, क्या ये कारण है हिंदुओं को वहाँ पे हेट सहने को मिल रहा है? नहीं, देखो, एक इजराइल के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो तो ऑब्वियसली बात है, बहुत लोगों को खटकता है, स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में तो सभी लोगों को खटकता है। और ये जो अपन हिंदुइज़्म और जूडिज़्म में पैरेलल की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में जो ओल्डेस्ट रिलीजन हम लोग काउंट करें तो हिंदुइज़्म और जूडिज़्म ही है। हिंदुइज़्म 5000 साल पुराना और जूडिज़्म अप्रोक्स 3000 साल पुराना, 3-3.5 के करीब। तो सबसे पुराने दो ही रिलीजन है हम लोग, और दोनों ही रिलीजन ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ हेट्रेट हम लोगों को फेस करना पड़ती है ना। मतलब कि हजारों सालों तक आप सोचो, जूस पिछले 3000 सालों से प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में, बिल्कुल, है ना। लेकिन आज वो लोग जिन्होंने इन्हें प्रोसिक्यूट किया वही विक्टिम है। भारत में 1000 साल की गुलामी भारत ने फेस करी, मुसलमानों की भी गुलामी रही और ब्रिटिशर्स की भी गुलामी रही, जिसमें क्रिश्चियन रिलीजन, मतलब विदाउट अ डाउट क्रिश्चियन रिलीजन पुश करने की उस वक्त कोशिश हुई हमारे देश के। 1857 तक तो 100% रही है। तो इसमें भी आप देखोगे तो ये दोनों विक्टिम है आज की तारीख में। जिन लोगों ने भारत में हिंदुओं के ऊपर 1000 साल राज किया वही विक्टिम है। और सेम जूस के केस में भी होता है, ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्चुअली में प्रोसिक्यूशन जूस का हुआ है। आप एक अरब कंट्री बता दो जहाँ पे जूस पॉपुलेशन पनप गई हो। बिल्कुल नहीं, ये होता क्यों है? ये मतलब नैरेटिव इस तरीके का बनाया जाता है या क्या, कैसे किया जाता है? मतलब जो एक्चुअली जो कल्प्रिट है वो विक्टिम कैसे बना, नैरेटिव कैसे गढ़ा गया ऐसा? ये सारा नैरेटिव मेरे हिसाब से, इन माई पर्सनल ओपिनियन, ये लेफ्ट विंग
से आता है ना। लेफ्ट विंग वालों को पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे लेफ्ट विंग वालों का, देखो लेफ्ट विंग जो है ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक फेल्ड आइडियोलॉजी है ना। कोई इन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में कहीं पे भी सक्सेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। बट इन लोगों को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे लेंगे? सपोर्ट के लिए आपको किसी न किसी आइडियोलॉजी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अब हिंदुइज्म मतलब हिंदुत्व और जैनिज़्म क्योंकि राइट विंग की आइडियोलॉजी है, इस वजह से इन्हें तो ये लोग सपोर्ट कर नहीं सकते। तो ये लोग जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसे सपोर्ट करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, एक तरफ ये लिबरल होने का दावा करते हैं एंड सेकंड और दूसरी तरफ ये लोग 3 तलाक, बुर्का, फलाना, ढिमकाना इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर सकते। मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट है। हाँ। और भी उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते। तो क्या ही कर। और ये जो अपना इस समय जैसे चल रहा है ट्रम्प का, अगर हम इस समय जब ट्रम्प आया था भारत में बहुत ये था कि भाई चलो अब जो अपनी सरकार आ गई। अपनी सरकार तो खैर मतलब थोड़ा एक्सेजरेटेड हो जाएगा। हाँ, तो द पॉइंट इज के मैं खुद सपोर्ट कर रहा था। नहीं सपोर्ट तो सब कर रहे थे भाई। नहीं देखो आज भी हम सपोर्ट ही कर रहे हैं। देखो 2 चीज़ें हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं उसमें सबसे खास अंतर ये है कि जो डेमोक्रेट्स थे वो भारत में उपद्रव की स्थिति पैदा करते थे। वो भारत में कैसे सरकार गिर जाए, कैसा साला मार्केट गिर जाए, अडानी गिर जाए, अंबानी गिर जाए, इन्हीं सब में वो लगे रहते थे। इस टाइप की उपद्रव, किसान आंदोलन, पता नहीं कहाँ से साला फंड नहीं आया है, टूल किट्स तक लीक हो गई उनकी, है ना। तो द पॉइंट इज कि वो ऐसी स्थिति पैदा करते थे। ट्रम्प के आते ही क्या होता है, ट्रम्प के आते ही टैरिफ वॉर्स और ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। मैं तेरे ऊपर टैरिफ लगा, वो आदमी मनी माइंडेड है, उसको पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है। तो जबकि आप देखो ट्रम्प का जो पिछला कार्यकाल था उसमें भी उसने कई जगह ऐसी थी जहां उसने वॉर्स रुकवाई थी। ओबामा के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, उसको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। तो मतलब आयरनी 4 लाख लोगों को मार के बैठा है बराक ओबामा इराक के अंदर। 4 लाख। हाँ, तो देखिए, पर वो शांति का नोबेल प्राइज मिल गया उसको। बट मेरे ख्याल यमन का कोई राजदूत था ना, वो यूएन में जाके कह रहा था कि भाई जब अरबी को मारता है तो यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब यमन में 4 लाख लोग मर जाते हैं तब यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब सीरिया में इतने सारे लोग मर जाते हैं तब यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब अरबी को मारता है तो यूएन क्यों चुप हो जाता है? जब यहूदी यानी इजराइल इन पे अटैक करता है तो यूएन को हाय अल्लाह हो जाता है, क्यों? तो एक्चुअली मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था सौरभ भाई कि अब जो कार्यकाल चल रहा है ट्रम्प का, इस कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हो? हम लोग आज से 6 महीने पहले हम सब आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि भारत में अब उपद्रव की स्थिति तो कम देखने को मिल रही है। वैसा कुछ नहीं हो रहा है कि साला हर दूसरे महीने आंदोलन, हर तीसरा महीने कुछ टॉपल कर दो सरकार को, ये वो तो नहीं देखने को मिल रहा है। बट ये टैरिफ वॉर्स, अभी कल भाई साहब ने कहा है कि एप्पल के लिए कि भाई एप्पल जो है वो मेक इन अमेरिका करे। अब क्या आ रहा है दिमाग में इस बंदे के यार? हाँ, नहीं, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डीप में चलना पड़ेगा। और डीप में जाइए पूरा, अच्छे से समझना चाहता हूँ। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखो, हम लोगों को सबसे पहले ट्रम्प की पॉलिटिक्स को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ट्रम्प राइट विंग का पर्सन, उसकी जो वोटर बेस है वो भी राइट विंग के वोटर बेस है, नेशनलिस्ट हो गए। ट्रम्प जो है चुनाव जो जीता है नेशनलिस्ट मूवमेंट पे जीता है ना। अब अमेरिका के अंदर जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चला है ना, वो मतलब रिलीजन के बेसिस पे या किसी इन बेसिस पे नहीं चला। 2 मेन फैक्टर थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन इसमें जो 2 प्रॉब्लम्स राइट विंग के लोगों को, ट्रम्प के वोटर्स को दिख रही थी, वो थी एक तो इमिग्रेंट्स, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि अमेरिका का कल्चर पूरी तरह से अल्टर हो रहा है। एंड सेकेंड चीज इकोनॉमी, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर ने बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। अब डेमोक्रेट्स और ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन यूक्रेन वॉर ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। प्लस इकोनॉमी पे, हाँ इकोनॉमी पे, प्लस कोविड के बाद में इन लोगों ने जो अननेसेसरी पैसा पंप किया इकोनॉमी में, वो भी भारी पड़ रहा है ना। तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा है ना। और इस वजह से ये 2 मेन पॉइंट थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के। अब इस वजह जब हम लोगों को ट्रम्प का शासनकाल शुरू हुआ
तो हम लोगों को हमारे देश के अंदर ये जो डेमोक्रेट्स करने की कोशिश करते थे कि सरकार को मैनिपुलेट करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, सरकार को गिराने की कोशिश करना, अपने लोग बिठाने की कोशिश करना, ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का जो मूवमेंट है ये इस पे बेस्ड था ही नहीं। उसका इकोनॉमी टारगेट है। जो इमिग्रेंट्स का इशू है वो डोमेस्टिक इशू है, वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है, उसमें अपन कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। और ना हम इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को आ रहा है, लेकिन अब वो क्योंकि उनका डोमेस्टिक इशू है, भाई किसको रखना किसको नहीं रखना ये वो डिसाइड करेगा। बिल्कुल। अब सेकंड इशू आ रहा है ये ट्रेड का। अब ये जो ट्रेड का इशू है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और इस जैसे आप लोगों ने कहानी मतलब वो एक कहावत होती है ना कि जादूगर का जो जान होती है वो तोते में होती है ना, ठीक उसी तरीके से जो ट्रम्प नाम का जादूगर है ना इसकी जो जान है वो अटकी हुई है अमेरिका का ये जो नेशनल डेप्थ है उसमें। अगर हम लोग देखें तो आज की तारीख में अमेरिका का जो नेशनल डेप्थ है वो 36 ट्रिलियन डॉलर टच कर चुका है। कितना डॉलर? 36 ट्रिलियन डॉलर। और ये अमेरिका का जो डेप्थ टू जीडीपी रेशो है वो हो गया है 122%। 122%। मतलब ये ना, मतलब डेट टू जीडीपी रेशो जो होता है वो जनरली 25 से 50 के बीच में, मतलब 25 से 40 के बीच में रहना चाहिए। 50 पे पहुंच जाता है तो ये हो जाता है अरे भाई साहब 50 हो गया, ऐसा हड़कंप सा मचना शुरू होता है 50 के बाद, है ना। ये 122% है। तो समझ सकते हो आप क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। डेप्थ टू जीडीपी रेशो जो है 122% पे पहुंच गया है और नेशनल डेप्थ जो है वो 36 ट्रिलियन डॉलर है। प्लस अमेरिका का ये जो नेशनल डेप्थ है इसके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका वाले, मतलब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त भी हर 16 सेकेंड में अमेरिका के नेशनल डेप्थ में $1 मिलियन ऐड हो जाता है ना। और साल भर का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हर साल लगभग $2 ट्रिलियन का एडिशन होता है नेशनल डेप्थ में। अब ये जो $2 ट्रिलियन है इसमें से 60% वो एक्सपेंसेस है जो एसेंशियल है, जो इन लोगों को हर हाल में करना है। और बाकी की जो 40% एक्सपेंसेस है उन्हें भी ये लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में फिर डोमिनेंस कैसे, पावर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, तो उन एक्सपेंसेस को भी ये लोग रोक नहीं सकते। तो $2 ट्रिलियन हर साल ऐड हो रहा है ना। अब ट्रम्प ने अपने लोगों से वादा करा कि भाई ये जो नेशनल डेप्थ है इसे मैं कम करूँगा। इसी के बेसिस पे इन्होंने जो फॉर्म किया जिसमें इलोन को बिठाया और बाकी लोगों को बिठा के खर्चे कम करने की कोशिश कर। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि इसको कम करना। अब नेशनल डेप्थ जो होता है ना, नेशनल डेप्थ को कम करने के सिर्फ 2 तरीके। पहला तो आप पैसा चुका दो, है ना, इनकम बढ़ा के पैसा चुका दो। ये आप कर नहीं सकते। इतना मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। मतलब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 1-1.5%, 2% पे बढ़ती है। हाँ, और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का साइज ही $30 ट्रिलियन के करीब है। तो 120 उससे ज़्यादा तो डेट है। हाँ, 122% इसलिए हो रहा है ना। एंड सेकेंड तरीका जो है वो आप अपनी जीडीपी बढ़ा लो, है ना। तो पहला तरीका ट्रम्प को पता है नहीं हो पा रहा, है ना। ये ट्रम्प भले ही कॉन्स्टेंटली ये बात पुश कर रहे हैं कि भैया जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाइना से ज़्यादा माल इंपोर्ट होता है और अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट खड़ा होता है। तो ट्रम्प बोल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट खत्म करके मैं ये नेशनल डेप्थ कम कर दूंगा। लेकिन ये किसी भी आप इकोनॉमिक्स से पूछोगे तो आपको बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसे ये इम्पैक्ट, ये कोई रिलेशन नहीं बनता इसका। लेकिन जो दूसरा ट्रम्प ट्राई कर रहा है वो ट्राई कर रहा है कि जीडीपी इंप्रूव करने का, है ना। अब जीडीपी इंप्रूव कैसे करेगा? जीडीपी इंप्रूव तभी होगी जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना शुरू हो। तो ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये हर जगह से मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा खेल है ना, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भले ये अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाने की कोशिश कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग आ भी जाएगी और मे भी पॉसिबल उससे जीडीपी बढ़ भी जाए, है ना। और उससे हो सकता है थोड़ा बहुत नेशनल डेप्थ ये कम भी हो जाए। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि अगर ये लोग जितना पुश कर रहे हैं, ये सब कुछ पुश कर भी लेंगे तो भी अगले 10 सालों में 5% नेशनल डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा। तो हर साल 2 ट्रिलियन बढ़ रहा है, 2 ट्रिलियन बढ़ रहा है, 10 सालों में 5 ट्रिलियन अगर कम होता है ना, तो 10 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। तो फिर भी बढ़ ही रहा है ना, 15 ट्रिलियन फिर भी एडिशन होगा ही ना इसमें। तो ये नेशनल डेप्थ तो इनका किसी सूरत में ख़त्म नहीं होना, ये तो इनका ऐसी कैसी टूलजी है कि यहाँ से बाहर नहीं आ सकते इससे। तो अब ये जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है अमेरिका के साथ में कि भाई अमेरिका के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। 900 रुपये में अमेरिका के अंदर एक लेबर 1 घंटा काम करता है। हमारे यहाँ 900 रुपये में वो बेचारा पूरे दिन काम कर लेता है, वो भी हाईली स्किल्ड लेबर। जो लो स्किल्ड लेबर है वो तो बेचारा 200-500 रुपये में पूरे दिन घिस देता है ना। तो ये
बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करवाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े करके शिप भी कर लेते हैं, जैसे एप्पल को मान लो लड़ाई झगड़े करके शिप कर लेते हैं। आज 999 रुपये का आईफोन एप्पल का बिक रहा है अमेरिका के अंदर, यही आईफोन $2,500 $2,500 के आसपास राजी खुशी जाएगा, उससे पहले ये बिकने वाला नहीं बिकेगा, इम्पॉसिबल। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा लास्ट में? कस्टमर, अमेरिका की आम जनता, है ना। कौन इतना महंगा फोन कैसे खरीदेगा साला, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। 2 लाख रुपए का फोन हो जाएगा क्या आईफोन? और ये तो सिर्फ फोन है, ये एसेंशियल गुड्स भी जब मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू होगी अमेरिका के अंदर, इन्फ्लेशन हो जाएगा, उनकी तो बहुत हालत खराब होगी ना, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प ने बहुत कैलकुलेट करके मेरे हिसाब से ये ज्ञान गणित खेला है। देखो क्या होगा कि जब ये अगर इम्प्लीमेंट होता है जिस तरीके से ट्रम्प चाह रहा है, ये अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में आती है, तो हम लोगों को जो शॉर्ट टर्म में जो है ना अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें हम लोगों को मनी का इनफ्लो देखने को मिलेगा, और जो जीडीपी है वो बढ़ना शुरू होगी, है ना। तो और ये जो नेशनल डेप्ट है वो कम होता है, बात है, क्योंकि रेशो कम होना शुरू हो जाएगा, तो क्लियर दिखेगा कि ट्रम्प का आइडिया वर्क कर रहा है। ट्रम्प को सिर्फ यही चाहिए कि उसको क्रेडिट मिल जाए। अरे बात समझिए, उसने अपने लोगों से जो प्रॉमिस किया वो उसे का प्रॉमिस पूरा हो जाए, लोग कहे कि साहब ट्रम्प ने वादा किया था, ट्रम्प ने पूरा कर दिया, उसके बाद में जो आए उसके नाम पे बिल फटेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आइडिया किसी भी सूरत में सक्सेसफुल नहीं है, नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में इनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है अमेरिका के अंदर, वो सबसे ज़्यादा फेस करेगी इस प्रॉब्लम। द पॉइंट इज कि जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि भाई भारत में आकर इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉक्सकॉम जो मैंने देखा था वो पता नहीं कितना $1 बिलियन $2 बिलियन कितना था, वो इन्वेस्ट कर रही है, और बाकी जो भी इसका इकोसिस्टम है, आईफोन बनाने का इकोसिस्टम है, वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। अब मान लीजिए कि ट्रम्प कहता है कि भाई 25% टैरिफ आपके ऊपर लगा दूंगा अगर आप भारत में करोगे, तो इस 25% मतलब आप, उसने तो टिम कुक है, क्या नाम है, टिम कुक है ना, तो उसने तो आई थिंक बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि भाई हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है अमेरिका में बनाना, हम भारत में ही बनाएंगे। 25% अगर भारत टैरिफ लगा देता है तो भी भारत में बना के सस्ता पड़ रहा है। राइट, सस्ता पड़ रहा है, और ऊपर से क्या है ना, पूरी दुनिया में टैरिफ नहीं लग रहा, सिर्फ अमेरिका में लग रहा है। तो अमेरिका के लोगों के लिए ही आप महंगा कर रहे हो उसे, अमेरिकन ही आपको पेलेंगे उसके बाद। उसको मैन्युफैक्चरिंग लानी है ना वहाँ पे, उसको इमीडिएटली लोगों को कुछ करके दिखाना है। क्योंकि आप समझो बात को, अगर ट्रम्प फेल होता है ना, तो एक तो नाम खराब हो रहा है ना, ट्रम्प का नाम खराब हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज, अगली बार रिपब्लिकन पार्टी का जो 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, वो बंदा नहीं जीत रहा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाला कांड हुआ, कांड इन सेंस कि जो सीज फायर वाला कांड हुआ, जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें हमको जेडी वेंस और तुलसी गब्बार दोनों का सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अगले साल अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और ट्रम्प जो है, अब अगेन ये बात तो मतलब कोई ओपनली नहीं बोलता, लेकिन अमेरिका के अंदर जितने भी वाइट रेसिस्ट क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं, ट्रम्प उन सब का लीडर है ना। मेगा मूवमेंट है, उसका लीडर ट्रम्प है। तो जब तक ट्रम्प का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इनमें से कोई भी हिंदू नहीं बन सकता। हाँ, ये जीत ही नहीं सकते। तो ये दोनों चुप इसलिए हैं क्योंकि ट्रम्प के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो बेसिकली ट्रम्प के पुराने कोई रेसिस्ट वगैरह बयान मिलते हैं क्या? मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तो देखी थी, एक इस पे डॉक्यूमेंट्री थी या क्या था, एक जिसमें क्या था कि कुछ अश्वेत लोग थे वहाँ पर यूएस में, उनको गलत फॉल्स रेप केस में फंसा देते हैं, और उसके बाद ट्रम्प का कुछ रेसिस्ट बयान आता है। उसमें स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो एक फीचर फिल्म ही थी आई थिंक। तो जो वुमन महिला को लेके उसने जो बयान दिया था, ऑन रिकॉर्ड बयान, हाँ, वो तो अभी रिसेंट है, वो तो अभी रिसेंट है। तो मतलब वो है तो मोटर माउथ ही वैसे। देखो अमेरिका के अंदर अब क्या है, लोग बोलते नहीं है, और वाइट और मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया इसको इतना दबा देती है। लेकिन ये जो रेसिज्म है ना, ये वाइट सुप्रीमेसी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जो पुलिस वाले काले लोगों को टारगेट करते हैं, जो खबरें आती है, जेन्युइन खबरें हैं, सारी जेन्युइन खबरें, और लिटरली टारगेट किया जाता है और सेव हो जाते हैं। पुलिस वाले का बाल भी बाका नहीं होता, अगर वो मार भी देना तो उसका बाल भी वाका नहीं होता। तो ये जेन्युइन इशू है, और ये जो ट्रम्प को इस बार विक्ट्री मिली है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने, बहुत बड़ा। इसके बिना ये जीत ही नहीं सकता था। 2 चीजें हैं जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, एक तो ये वाइट सुप्रीमेसी वाले मूवमेंट ने, एंड सेकेंड इलोन मस्क ने। अगर इलोन मस्क ने ट्विटर परचेस ना किया होता, ट्रम्प किसी सूरत में नहीं जीतता।
हाँ ये बात भी है। कितना रोल देखते हो ट्विटर का? ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है साहब। आप प्रीवियस इलेक्शन देखो, अमेरिका के अंदर जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वोटिंग के 2 दिन पहले हंटर बाइडन, हमारे जो बाइडन साहब का लोंडा, उसका लैपटॉप मीडिया के हाथ लगा, राइट, है ना। लगा था। मीडिया में उसके नग्गे फोटो, महिलाओं के साथ नग्गे फोटो, जबरन सेक्स, फोर्सफुली सेक्स, है ना, इसके कुकर्म, चाइनीज कनेक्शन, सब कुकर्म इसके उस लैपटॉप में था। मीडिया वालों के हाथ लग गए। मीडिया वालों ने स्टोरी बना दी, न्यूयॉर्क पोस्ट करके, न्यूयॉर्क पोस्ट, हाँ न्यूयॉर्क पोस्ट करके राइट विंग की ओर टिल्ट करता है, हाँ। तो उसने स्टोरी छापी साहब, उसने ट्वीट करी, विद इन 10 मिनट ट्वीट डिलीट हो गया, है ना। और उसके बाद में जितनी भी वो जो लिंक है आर्टिकल की, वो लिंक बैन हो गई ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद में फेसबुक के ऊपर भी वो लिंक बैन हो गई। इन्होंने उस आर्टिकल को मार्केट में उस इंफॉर्मेशन को मार्केट में आने ही नहीं दिया। 2 दिन तक रोकना था, 2 दिन तक रोक लिया। और उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले जो रोगन के पॉडकास्ट पे मार्क जगरबर्ग ने ये बात ऑन कैमरा एक्सेप्ट करी है कि उसके ऊपर FBI की ओर से प्रेशर था। FBI वालों ने उन्हें बोला कि ये जो स्टोरी है फर्जी है, इसको इस वजह से आप लोग मतलब मत चलाओ। तो उन्होंने वो स्टोरी जो है वो लिंक जो है ब्लैक लिस्ट करी फेसबुक वालों ने। ओके। तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर यूज़ होता है सोशल मीडिया। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत इजी नहीं, हमारे यहाँ पर भी ऐसा बताया जाता है कि 150 सीट्स सीधे सीधे इम्पैक्ट होती हैं सोशल मीडिया से। तो हो गया, और आगे चल हाँ, के तो तो ज़्यादा होगी। राइट, आगे चल के तो हो सकता है कि कल को इलेक्शन ही सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हों। इवन जो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का पूरा मामला चला था, उसमें क्या हुआ था कि 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले तो ऐसे ही मेल जोल हो रहा था, किन्हीं लोगों से हम मिले थे, तो एक बंदा मुझे याद आ रहा है, उसके फेसबुक के ऊपर कई सारे पेजेस थे भाई। वो पेजेस सारे के सारे यूं डिलीट कर दिए गए। 20 करोड़ लोगों ने उन पेजेस को फॉलो किया हुआ था। एक बंदे के नहीं थे, कई लोग थे, मल्टीपल पेजेस थे, 20 करोड़ लोग फॉलो कर रहे थे उन पेजेस को, सब। और प्रीडोमिनेंटली भाजपा के। सो ये गेम तो बहुत बड़ा है, और मतलब तो इन लोगों ने किया ना, इसीलिए तो इस बार जो सोशल मीडिया, इस बार जो इलोन मस्क जीता है ना, और इलोन मस्क के जीतने के, इलोन मस्क के ट्विटर परचेस करने के बाद में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फैक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो था जो रोगन का स्विच। जो रोगन राइट विंग का पर्सन नहीं है बेसिकली। आप कह रहे हो पॉडकास्टिंग जो थी, बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं इसमें, बहुत किए हैं, हाँ। पर इसमें सबसे बड़ा दूसरे जो रोगन साइड में। अच्छा। जो रोगन जो है, क्योंकि जो रोगन की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो राइट विंग का पर्सन नहीं है, वो लेफ्ट विंग का पर्सन है। अच्छा। हाईली लेफ्टिस्ट पर्सन है ना। उसने बेनी सैंडर्स जो है, बर्नी सैंडर्स, हाँ, उसको उसने इंडोर्स किया हुआ है ना। तो वो हाईली लेफ्ट विंग का पर्सन है, और उसने स्विच मार के ट्रम्प को इंडोर्स करा। अब जो रोगन जो हाईली लेफ्ट का पर्सन है, अगर वो ट्रम्प को इंडोर्स कर रहा है, आप सोचो ये जो डेमोक्रेट्स हैं, इन लोगों ने कितना सत्यानाश करा होगा इनके शासनकाल में कि जो रोगन को स्विच मारना पड़ा। और जब जो रोगन ने स्विच मारा, वो मोमेंट था जहां समझ में आ गया था कि गया इलेक्शन और ट्रम्प जीत गया। अभी यहाँ से नहीं आ रहा इनके हाथ। ओके, अच्छा, वो मोमेंट जो था जिसमें इसको गोली मारने की कोशिश की गई थी ट्रम्प को, उसने कितना, वो भी एक वाटरशेड मूवमेंट बहुत है ना, वो भी एक वाटरशेड मूवमेंट। उसके तो फोटोज बना के, में जो ट्रम्प ने वो फाइट, वो बहुत गेम चेंजिंग था, बहुत गेम चेंजिंग था। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूंगा। ये जैसे हम बात करते हैं, नहीं, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन इसी में है। देखो, जैसे ट्रम्प कोशिश कर रहा है अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग लाने की, ठीक है, नेशनलिज्म की वजह से। तो हम भी तो मोदी के लिए कहते हैं ना कि भाई अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, ये करिए, नेशनल अपने देश के लिए सोचना क्या गलत है? मतलब अगर वो भारत के बारे में क्यों सोचेगा ट्रम्प? मतलब वही ना, तो वो हम अभी भारत में बैठ के ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने ऐसा कर दिया, ट्रम्प ने वैसा कर दिया, पर वो भारत के बारे में सोचे क्यों? सबसे पहले तो उसका काम है यूएसए के बारे में सोचना। बट मुझे मेरे को जो इसमें जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि देखो, यूएसए से हमें खतरा तब होता है जब वो हमारी सरकार को टॉपल करे। जब वो हमारी सरकार से एक प्रतिस्पर्धा करे, हमें उसमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए? दिक्कत तो आई थिंक उस तरीके से किसी को नहीं है भाई, वो अपने देश के लिए ठीक जो कर रहा है वो कर रहा है। सबसे ज्यादा जो अखड़ने वाली बात
ट्रम्प के इस पूरे भाई जो ट्रम्प ओबीसी बात है टेरिफ पुश कर रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग पुश करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज के लिए भारत के दरवाजे ओपन हों। ये भी ट्रम्प कोशिश कर रहा था कि वहाँ का हम इंडिया का जो मार्केट है वो अमेरिका के लिए खुल जाए, अमेरिकन कंपनीज के लिए खुल जाए। ये सब कर रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अखरने वाली चीज़ है जो सीज फायर वाले दिन उसने जो मामला किया। भाई भारत कोई ऐसे ही देश नहीं है ना, अमेरिका भारत एक पार्टनर है ना। आप कोर्ट में अमेरिका और भारत साथ में बैठे हुए हैं, है ना। न जाने कितनी जगह अमेरिका और भारत सिक्योरिटी कोऑपरेशन करके चलते हैं। आप अपने पार्टनर को ऐसी एम्ब्रेस भरी सिचुएशन में कैसे डाल सकते हो? इस तरीके की हरकत आप कैसे कर सकते हो? आप एक सीज फायर वाले मुद्दे को आपने डील निकालने के लिए, ट्रेड डील निकालने के लिए आपने यूज़ किया, भारत के प्रधानमंत्री पे पैसा बनाने के लिए आपने यूज़ किया। तो ये अखरने वाली चीज़, सब लोगों को यही अखर रहा है। किसी को ये नहीं कर रहा कि ट्रम्प ने टेरिफ के लिए पुश किया, वो तो करेगा, वो तो उसका काम है यार। हमारा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे क्या? दूसरी चीज़ क्या है ना, वो उस पर सिर्फ ये बात हो रही है कि ये कितना फिजिबल है। अमेरिका में आप मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहे हो, अमेरिकन आदमी जो 150 किलो से आज नीचे नहीं मिलता जो आदमी, वो आदमी वहाँ पे बैठ के मैन्युफैक्चरिंग करेगा क्या आज की डेट में? जो आपने 60s में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, वो करीब कितना साल हो गया, 50-60 साल हो गए ना। 50-60 साल बाद वो क्या मैन्युफैक्चरिंग में। इस मामले में जो बाइडेन की अप्रोच में कुछ ज़्यादा अच्छी लगी। जो बाइडेन का अप्रोच बहुत सिंपल था कि भाई जो हाईटेक इक्विपमेंट है, हाईटेक टेक्नोलॉजी, अपन उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो लो एंड टेक्नोलॉजी है उसको अपन लोग आउटसोर्स करते हैं। ये बहुत सही था उसका अप्रोच। इसीलिए जो बाइडेन ने ये आईफोन बनाओ, इस पर उसका नहीं था, उसका सेमीकंडक्टर बनाओ। तो वो उसका ये चीज़ में कोई जो बाइडेन की अच्छी, लेकिन उसके दूसरी समस्या थी। तो आईफोन चलो, आई थिंक अब चाइना पे नहीं, अभी एक आधा क्वेश्चन इसमें और भी आ जाता है। चाइना पे आते हैं अभी। चाइना का भी एंगल ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड वॉर में बहुत बड़ा आता है। मैं एक्चुअली उसी में पूछना चाह रहा था ट्रेड के, बट पूछ ले उसके बाद ले लूँगा मैं। मेरा बेसिकली इसमें मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में ये ट्रेड वॉर चल रही है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रहा है। भारत भी अपनी तरफ से, भारत ने भी PLI स्कीम्स वगैरह निकाली हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है, बट PLI स्कीम से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डेटा में। करने का बहुत कुछ है, करने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की हैं। और तीसरी तरफ हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना में ऐसी स्थिति, कई लोग बताते हैं कि भाई वहाँ से जो कंपनीज़ हैं वो छोड़ के निकल रही हैं, भारत में आ रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, या कई और जगहों पर शिफ्ट हो रही हैं। तो डू यू फील के इन द लॉन्गर रन, अगले 10 सालों में चाइना को इससे फ़र्क पड़ने वाला है भारी रूप से, या फिर चाइना खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से अब एक सर्विंग या सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है? चाइना, जैसा मुझे लगता है ना, कि चाइना एक्चुअली में क्या है, ये चीज़ चाइना को समझ में आ गई कि ये जो कोविड, सबसे पहली बात जो कोविड वाला पूरा का पूरा मामला हुआ, जब दुनिया में लॉकडाउन लगा है ना, तब दुनिया को, जब वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ में आया कि भैया हम लोग चाइना के ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गया है कि चाइना, आज अगर चाइना के पास ताकत है कि वो हमारी गर्दन मरोड़ सकता है कभी भी, है ना। हम एसेंशियल गुड्स तक के लिए ये लोग चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो इन लोगों ने उसके बाद में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। पर नहीं, ये तो 2013 में ही नहीं आ गया था चाइना +1 जो पॉलिसी थी, ये 2013 में इन्होंने मतलब इसके बारे में बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना तो करे, ठीक है, बट इसके अलावा एक और दूसरा चाइना क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, केवल डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल जो रियलिटी जिस मतलब सच्चाई से जब सामना होता है, वो सच्चाई से सामना कोविड के टाइम पे हुआ, है ना। तो जब उसके बाद में इन लोगों ने बहुत अग्रेसिवली पुश करना शुरू किया कि भैया हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना है मैन्युफैक्चरिंग अपनी, तो चाइना को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, है ना। और उसको ये भी समझ में आ गया कि ये जो लो एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग अब होल्ड नहीं कर पाएगा, इसे जाएगी अपने हाथ से। तो चाइना ने भी जो मीडियम लेवल की, वो जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू किया, है ना। अब चाइना ज़्यादा फोकस करता है AI टेक्नोलॉजी के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, है ना, रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ना। जो लो एंड की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो हो रही है, जब तक हो रही है, चल रही है, जा रही है, तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रुक रही तो जान दो। लेकिन वो अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाई एंड, वो अपने यहाँ की जो उसके यहाँ जो लेबर है, उन्हें और ज़्यादा हाईली स्किल लेबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। जी,
तो इसमें ये जो अभी ट्रेड वॉर इन दोनों के बीच में चली, उसके बाद चाइना ने मोदी जी को भी बुलाया, जो कि मतलब ऐसा हो गया था कि ये दोनों मिलेंगे भी कभी कि नहीं मिलेंगे। तो चाइना ने मोदी जी को भी बुला लिया कि आ जाओ बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया कि क्या सोच के बुलाए थे, मतलब थूक के क्यों चाटा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसी में वो ये आता है कि चाइना जो अभी मोदी जी को बुला रहा था, वो जब ये वॉर होती है तो एकदम से जब सीज फायर के बाद चीज़ें थोड़ी इधर उधर होने लगती हैं, तब कहता है कि हम ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उससे पहले चुप बैठा हुआ था। तो ये दो चीज़ें समझनी है। देखो, चाइना ने भारत को जो अप्रोच किया वो obvious बात है, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए अप्रोच किया, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने टेरिफ अप्रोच किए तो उसके बाद में हम लोगों ने देखा ही चाइना के अंदर किस टाइप का पैनिक हम लोगों को देखने को मिला। क्या होता है, खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन लिटरली चाइना के पोर्ट्स पे कंटेनर आना जाना बंद हो गए थे, है ना। आउटपुट मतलब एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा था। ऑल ऑफ द सडन स्टॉप लग गया, है ना। स्टॉक इकट्ठे हो गए लोगों के पास, फैक्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने लगे, है ना। जिसके बारे में हम आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाढ़ आ गई थी चाइनीज टिकटॉकर्स की, कि ये पर्स इतने में बनता है और आपको इतने में दे रहे हैं। ये हाँ, डेस्परेशन था उन लोगों का। मेड इन चाइना, मतलब बैन चाइना की टी शर्ट से 1 लाख बेच दी। हाँ, वही तो क्या पोल खोलने की, मतलब कैसे भी करके नुकसान, प्रेशर बिल्डअप करने की। तो उसी टेक्टिक में इन लोगों ने भारत को अप्रोच किया। इन लोगों ने सोचा कि भाई भारत के साथ में अपन लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। इन लोगों ने जापान को तो फंसा लिया था इन लोगों ने। जापान ने तो इनके साथ में बयान भी दे दिया था, है ना। तो इन लोगों का मकसद यही था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत बहुत, और चाइना का रिप्लेसमेंट अगर इस लेवल पे अगर कोई कर सकता है, भारत ही कर सकता है। तो उसने सोचा कि भारत को साथ में लेके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो दबाव ने काम किया नहीं किया अपने को नहीं मालूम, लेकिन चाइना के साथ में हाल फिलहाल के लिए तो टैरिफ अमेरिका ने कम कर दिए। सो ये था। और पाकिस्तान का तो चाइना का सदाबहार है, वो हमेशा भारत को चेक दे के रखेगा। नहीं, वो तो चेक दे के तो रखेगा, बट यहाँ पे पॉइंट ये था ना कि टैरिफ के लिए वो भारत को एक तरफ से बुला भी रहा है, दूसरी तरफ से आंख भी दिखा रहा है। तो ये कैसे मैनेज कर पा रहा है भाई? बट ये तो हम भी मैनेज कर रहे हैं ना भाई। जो हमारे चाइना के साथ में जो अभी 3-4 साल कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें हमारा ट्रेड तो बिल्कुल कम नहीं हुआ, बढ़ाई है बल्कि। हाँ, हम तो मेंटेन ट्रेड तो मेंटेन रख रहे नहीं, वो अगर आप करोगे ना, वो आपका भी नुकसान है भाई। वो इकोनॉमी जो होती है, वो इकोनॉमी इस तरीके से नहीं चला करती कि आप इवन जब हम बात कर रहे हैं ना आज की डेट में, हम टर्की की बात करते हैं, टर्की का बॉयकॉट करो, अजरबैजान का बॉयकॉट करो। तो ये सब चीज़ें एक इमोशनल लेवल तक ठीक हैं और ये देश को, राष्ट्र को संगठित करने में तो काम आती हैं। बट जब आप मतलब अगर हम टर्की की बात करें, हमारे यहाँ से 3-3.5 लाख लोग जाते हैं टर्की, और टोटल टर्की का टूरिज्म जो है 5 करोड़ का है। तो 3 लाख और 5 करोड़ का जब आप रेशियो निकालोगे ना, तो अगर आप 3 लाख लोग जाना छोड़ दोगे, उसको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टर्की ने अपने टूरिज्म पर भयंकर काम किया है। टर्की ने अपनी इकोनॉमी, इवन वो आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कंट्रीज में से एक आता है। सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स वहीं से आए हैं ना। तो भाई वो एक अलग इकोनॉमी बन चुकी है, बट चल रही है। इवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, एंटीडोट। टर्किश ड्रोन का एंटीडोट हमारे पास है। तो जहाँ टर्की बेच रहा है अपने ड्रोन्स, उसकी सामने वाली पार्टी को हम एंटीडोट बेच सकते हैं। यह रास्ता ओपन हो गया हमारे लिए। साइप्रस हो गया आपका, अल्बानिया, देश है, अर्मेनिया हो गया। तो मैं कह रहा हूँ, अर्मेनिया में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अर्मेनिया में अगर हम लोग अच्छा खासा फुटप्रिंट क्रिएट कर लेते हैं, एक साइड अजरबैजान हो गया, एक साइड ये तुर्की हो गया, और नीचे की साइड में एक कंट्री छोड़ के पाकिस्तान हो गया। तीनों बिरादर को चेक देके बैठ जाओ वहाँ पे। तो हम लोगों को हमारा इजराइल बना लेना चाहिए, अर्मेनिया को अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके, अच्छा वेपन देके व्यवस्थित काम कर देना चाहिए। क्योंकि अर्मेनिया में भी अभी तो चलो ठीक है, अजरबैजान ने हाल में वॉर करके और वो निकोरा काराबाग के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ये अर्मेनिया वाले लेके, क्योंकि इनका इमोशनल है, वो बहुत बड़ा इमोशनल इशू है। अर्मेनिया के लोग रोते हैं बॉर्डर पे खड़े होके ना। आप मतलब हम लोग मतलब समझ नहीं सकते कि कितना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है उन लोगों का। थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। ये वॉर फिर से होगी, इनका हिस्टोरिकल कनेक्शन। अच्छा, वहाँ ये जो निकोराना काराबाग वाला जो इलाका है ना, ये सोवियत यूनियन ने, मेन तो सोवियत यूनियन की गलती है, उसके पास मौका था, वो कर सकता था। लेकिन जैसा हर ग्रेट पावर करता है
कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के रखो ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, है ना। तो वही सोवियत यूनियन ने किया था, बट रशिया वाले अभी ये नहीं जाने देते, रशिया वाले भी नहीं जाने देते, लेकिन ये यूक्रेन में इतना उलझ गए थे कि इनके पास कुछ था ही नहीं यहाँ पे होल्ड करने के लिए, है ना। तो रशियन पीस कीपिंग फोर्स भी उसको रोक नहीं पाई और तुर्की ने दोनों ने साथ मिलकर कर लिया। लेकिन अभी 6 दिन पहले यूएसए की रिपोर्ट है, वो बोल रहे हैं कि ये वॉर होके रहेगी, ये होगा 100% ही वापस लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है अर्मेनिया वालों के लिए। तो ये वापस लेने 100% जाएंगे। और अभी मेरे हिसाब से इंडिया को और ज़्यादा अग्रेसिवली अपने वेपन्स पुश करना चाहिए, क्योंकि अजरबैजान जो है टर्की से जितने जो मेन वॉर जीती उसने लास्ट वाली मेन ड्रोन्स की वजह से जीती। हर चीज का जवाब था इनके पास, अर्मेनिया वालों के पास सिर्फ ड्रोन्स का जवाब नहीं है ना। तो आपके पास आप दे दो उसको टेक्नोलॉजी, बढ़िया अच्छा वेपन बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो और भी इसी तरीके के S-400 टाइप के वेपन भारत में भी बन रहे हैं। मतलब अभी कल परसों ही न्यूज़ थी कि S-400 जो है उसका रिप्लेसमेंट, बल्कि उससे बेटर रिप्लेसमेंट भारत मैन्युफैक्चर करने वाली है। बट मेरे को पता है एक चीज़ में ऐसे ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसे मैं बैठे बैठे सोच रहा था एक दिन, अभी 4-5 दिन पहले, कि ये हम लोग जो वेपन इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, देखो ऐसा है कि वेपन इंडस्ट्री हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हर बार टेस्ट करने के लिए हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं कर सकते है ना। हम लोगों को टेस्ट करने के लिए आगे चल के सीरिया में कहीं कलेश हो रहा तो वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना, यमन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कहीं पे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ के लोग जिस तरीके से मतलब बिल्कुल स्टूपिड तरीके से रिएक्ट किया है राफेल वाले मुद्दे पे, है ना, मतलब लिटरली हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी एक तरीके से। बताया टारगेट मिस नहीं हुआ, पाकिस्तान सिंगल मिसाइल रोक नहीं पाया, उस पे चर्चा नहीं कर रहे। वो बताया जा रहा है कि 20% एयर शक्ति जो थी उनका, बेसिस तो उनके करीब 11 उड़ा दिए, पर एयर पावर जो थी वो 20% उनकी कम कर दी हमने। और उनका ना ऑफेंस काम किया ना डिफेंस काम किया, कुछ नहीं काम किया। यार वो पार्लियामेंट में अपनी खड़े होके बोल रहे हैं कि वो जो इनकी मिसाइलें आई, इनके ड्रोन्स आए ना, वो हम रोकने को तो रोक सकते थे, लेकिन वो क्या हुआ ना, हमारे कोऑर्डिनेट्स इनको पता चल जाते, इस वजह से हमने रोके नहीं, उनको गिरने दिया जहाँ पे गिर रहे। तो मैं ये बड़ी बकैती है। तो फेल्ड वो बहुत बड़ा फेलियर है इन लोगों का, बहुत बड़ा फेलियर है। तो इस पे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बजाय हम लोग उल्टी सीधी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आगे चल के जब डिफेंस इंडस्ट्री हम लोग डेवलप करेंगे तो ये हमारे देश की जनता कैसे हैंडल करेगी। जब नहीं, पॉइंट ये है ना कि देखो कॉम्बैट है, आप 1-on-1 वॉर कर रहे हो। अब इसको स्ट्रीट फाइट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं और आप लड़ाई कर रहे हैं, करेंगे नहीं पर सपोज करो कर रहे हैं, ठीक है। 2 घूसे मैंने आपको मारे, 2 घूसे आपने मेरे को मारे, फिर 4-5 लातें चली, पता नहीं किसकी किसको लग गई। अब आप कह रहे हो कि मैंने 3 मारी, मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने 3 मारी। तो चर्चा इस बात पे क्यों हो रही है कि भाई किसने किसको मारा? जिसको जो ज्यादा सूझा हुआ है वो देखो, बात खत्म करो। वाजिब बात है। और भाई बट पॉइंट ये है कि ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, ये जो भी कहो इसको, इसमें ये सिचुएशन भी नहीं थी। हाँ, ये तो पॉइंट ये है कि आप 6 और 7 की जो रात को आप गए हो तो वहां पर आपने 9 टारगेट्स बनाए थे टेररिस्ट जो अटैक करने के, उसमें 9 के 9 आपने उड़ा दिए। वो उनके सबसे बड़े मरकज थे, ठीक है। आपका मुरीद के वाला ले लो, आपका बहावलपुर वाला ले लो, आपका सियालकोट वाला ले लो, सारे के सारे बहुत बड़े मरकज़ थे उनके। उसके बाद आपने अगले दिन कुछ एग्रेशन नहीं दिखाया, आपने सीधा फ़ोन करके कह दिया भाई हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारा आपकी आर्मी से कोई वैर नहीं है, टेररिस्ट हमारे शत्रु थे, हमने उन पर अटैक कर दिया है। इसके बाद इन्होंने ड्रोन अटैक्स करने शुरू किए। भारत ने उस दिन भी कुछ नहीं किया, इन्होंने साला गोल्डन टेम्पल के वहां पर भी ड्रोन्स वगैरह भेजने की कोशिश की। भारत ने पुंछ पे तो सिविलियंस मारे हमारे। हाँ, तो भारत ने उस दिन भी बहुत कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ आई थिंक 1-2 रिपोर्ट आई थी कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको उड़ा दिया है। हमारी अगले दिन रिप्लाई दिया था। हाँ, मीडिया का तो मीडिया ने तो साला उस दिन मीडिया वालों ने वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे। चलो वो एक अलग मामला है, उसकी भी आई थिंक वॉरफेयर में आवश्यकता होती है। तो अब अगले दिन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भाई पाकिस्तान ने हमारे ऊपर शाहीन छोड़ा है। दैट वाज न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब उसमें न्यूक्लियर बम लगा नहीं हुआ था बट लग सकता था। मतलब पाकिस्तान वो आपने की छोड़ सबसे दिया, बड़ी मिसाइल आपने छोड़ दी दिल्ली के ऊपर, वो हमने सिरसा में मार के गिराई है।
द पॉइंट इज कि उसके बाद भारत का रिप्लाई देना बनता है कि नहीं, और भारत ने जब रिप्लाई दिया है तो आपके 11 एयरबेस उड़ गए हैं, और साला वहाँ पर किराना हिल्स में जो जो कांड बताया जा रहा है वो भी। इसमें क्या लगता है, ये थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। ये किराना हिल्स पे बड़ी बात हुई है। किराना हिल्स का आपको क्या लगता है, वहाँ पर उसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र हैं वहाँ पर, या क्या? सच्चाई तो अपन लोग ऐसे कैसे कहेंगे अपन कितनी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद में जो लोग जैसे प्लेन्स को मॉनिटर करते हैं, उन लोगों ने मॉनिटर करा कि भाई यूएसए का जो एक स्पेशल प्लेन होता है जो रेडिएशन को मेजर करता है, हाँ। वो वहाँ घूम रहा था, है ना, वो आया। इजिप्ट का एक प्लेन जो रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो दवा की जरूरत लगती है ना, वो बोरोन करके जो है, जो इजिप्ट में होती है, उसको लेके आया, है ना। तो वो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ तो हुआ है। ऊपर से जो वीडियोस हैं उसमें स्पेसिफिकली बंदे ने बोला है, वो वीडियोस एडिटेड वीडियोस नहीं है, उसमें बोला है किराना हिल्स पे अटैक हो गया, किराना हिल्स पे दो अटैक हो गए हैं, फिर कहता है मुसलसल अटैक हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक वो वीडियो, वो ऑथेंटिक वीडियो है, ऐसा नहीं है कि गलत वीडियो है। उसमें सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है ना कि वहाँ टारगेटिंग हुई है, हम लोगों ने जो टारगेट किया है। अब रेडिएशन फैला या नहीं फैला ये तो खैर बहुत ही, क्योंकि उन लोगों ने पूरा कंट्रोल, अगर फैला भी होगा तो उन्होंने पूरा कंट्रोल किया उस इलाके भाई वो तो वो ऐसी नहीं, अगर जगह है फैलता जहाँ आदमी जा भी नहीं सकता। वैसे देखो, अगर फैलता ना तो जो ये छुप नहीं सकती है बातें फिर नहीं, बट अगर उधर कुछ मेहम हो गया होता। एक बात ये है ना, मेरी बात सुनो भाई, सरफेस पे तो रखे हुए नहीं थे, हाँ, नीचे अंडरग्राउंड रखे हुए थे। फैला भी होगा तो अंडरग्राउंड ही फैला होगा और वहीं पे कंट्रोल कर लिया होगा इन लोगों ने, बाहर तो आने नहीं दिया होगा उसको। तो वो तो मतलब वो साला 1000 साल के लिए गया वो एरिया, अगर ऐसा हुआ है ना, तो नीचे जो है वो रेडिएशन करीब 1000 साल रहती हैं फिर ऐसे। नहीं, पॉइंट ये है कि वो जो ऑस्ट्रिया वाला बंदा था जो न्यूक्लियर इनका एक्सपर्ट था, उसने ये कहा था कि एग्जिट मतलब किराना हिल्स के टॉम कूपर ने कहा था कि जो जहाँ पे न्यूक्लियर इनका वो बेस है उसके एंट्री और उसका एग्जिट तबाह हो गया है। ये उसका मतलब उसका एनालिसिस था। हाँ, तो कुछ तो हुआ है वहाँ पे, कुछ हुआ उसके, क्योंकि CNN की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, उसमें वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जेडी वेंस को रिपोर्ट दी कि भैया कुछ हो गया है और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा। फिर जेडी वेंस ने ट्रम्प से बात करी, है ना, फिर जेडी वेंस ने इधर जयशंकर साहब से बात करी। जेडी वेंस ने, वो पहली बार था जब जेडी वेंस ने आर्मी चीफ से बात करी पाकिस्तान के, है ना, और उसके बाद में सीज फायर वाला मामला निकल के आ गया फटाफट। तो कुछ तो हुआ है वहाँ। ऊपर से क्या है ना कि अभी जब ये जिस दिन की आप बात बता रहे हो ना, उससे करीब 1.5 दिन पहले इसका बयान आया है जेडी वंस का, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, लड़ो तुम। ट्रम्प भी यही कह रहा था, फिर अचानक से ये सीज फायर वो रेडिएशन वाला कांड हुआ, और उस रेडिएशन वाले कांड के बाद में जैसे ही सीज फायर वाला मामला हुआ, ट्रम्प ने सोचा कि ये सीज फायर को अपन यूज कर लेते हैं ट्रेड में इधर मोदी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। तो उसने कश्मीर और दोनों खींच ली, क्योंकि उसे ये तो पता ही था कि कश्मीर जो है ये कमजोर कड़ी है, क्योंकि ये सेंसिटिव है। लास्ट टाइम जब इमरान खान गया था तब उसने कश्मीर की बात करी, उसके बाद में हम लोगों ने कलेश कर दिया था, मोदी जी गए, फिर उसको पलटना पड़ा। तो उसको मालूम है कि इसको ये नस दबा सकता है, वो उसने दबा दिया इसको। नहीं, पॉइंट अब यहाँ पे ये आ जाता है कि ट्रम्प ने पहले दिन तो कहा कि मतलब बड़ा सा ट्वीट लिख के कहा कि भाई सीज फायर मैंने करा दी है। 2 दिन बाद बोल रहा है कि मैंने मतलब कराई तो नहीं है, पर आई प्लेड अ मेजर रोल, इस तरीके से मतलब कुछ बोल रहा है। तो वो अपने ही बयान पे पलट रहा है 2 ही दिन में, क्योंकि उसकी मतलब वो इंडियन इस मामले में तो बावड़ा है यार। हाँ, देखो ट्रम्प की बात पे आप क्या भरोसा करोगे आप? अब मैं आपको बताऊं, परसों की बात है, परसों साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में था, खबर आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में था, उस बेचारे को जलील करने के लिए इन लोगों ने उसको घेर घार के पब्लिक में, मीडिया के सामने व्हाइट हाउस में जलील कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि साहब तेरे देश के अंदर गोरे लोगों का जेनोसाइड हो रहा है। किस बेसिस पे? शुद्ध रूप से फर्जी डेटा के बेसिस पे। आप विश्वास नहीं मानोगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने उस पूरे रायते के दौरान जितने वो प्रिंट आउट निकाल के दिखाया आर्टिकल के, उसमें से मेजोरिटी जो है वो फर्जी है। और उसने जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था, उसने साफ साफ कह दिया कि जी हमारे पास आपको जहाज देने के लिए नहीं है।
मुंह पे, ट्रम्प के मुंह पे बोला है। हाँ, तो सऊदी ने जहाज दिया। अच्छा हाँ, कतर ने कतर नहीं दिया ना। हाँ, कतर ने दिया है। तो इनकी तो आपस में ऐसे रहते थे थोड़े, कतर और ये वाले तो आपस में रहते थे, यूएस वाले। ये क्या चक्कर है कि सोने का मतलब पॉट है उसमें, और ये क्या कलेश है भाई साहब? अरे ये तो इनका कोई बहुत तगड़ा झोल है कतर वालों का। क्या, अब मैं डिटेल में स्टोरी पढ़ नहीं पाया, मैंने ऊपरी पढ़ी थी। ये जो प्लेन इन्होंने गिफ्ट किया है, ये एक्चुअली में कस्टमाइज प्लेन है जो इन लोगों ने अपने लिए खरीदा था, है ना। फिर ये इनके गले पड़ गया, तो ये मैनेज नहीं हो रहा था। अब इसे सेल आउट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, तो सेल आउट हुआ नहीं, क्योंकि हाईली कस्टमाइज प्लेन कौन खरीदेगा? आपने किसी और ने अपनी मर्जी से कस्टमाइज किया हुआ है, तो वो दूसरा कौन खरीदेगा? इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? वो भी गोल्ड सब लगा रखा उसके अंदर। तो इन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट है इसको अमेरिका वालों को गिफ्ट करके लॉयल्टी खरीद लेते। तो उन्होंने ये यूज किया है इसका। तो इसका क्या मतलब इम्पैक्ट क्या देखते हो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे? तो मेरे को मतलब कतर जो है वो अपनी क्या बोलते हैं, देखो जो राइट विंग है अमेरिका के अंदर, अगर आप राइट विंग के लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको एक बात क्लियर समझ में आएगी कि जितने भी राइट विंग हैं अमेरिका और यूरोप में, सबकी नज़रों में कतर एक टेररिस्ट। बिल्कुल। मुस्लिम ब्रदरहुड और सारा। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो कतर के खिलाफ कुछ करें। कतर की जो फंडिंग, मैं तभी तो कह रहा था ये दोनों एंटी रहते थे, ये कैसे, मतलब ये क्या चल रहा है? ऐसे एंटी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अगर अमेरिका का कहीं है तो वो कतर में है। हाँ, तो रिलेशन इन लोगों के बहुत पुराने हैं, लेकिन राइट विंग की ओर से प्रेशर आ रहा है, और राइट विंग का बंदा ही अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो लॉयल्टी परचेस करने के लिए 400 मिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। कतर के लिए तो क्या बड़ी अमाउंट है? सही बात है। इनके तो फ्री का पैसा आ रहा है। कतर, सऊदी अरेबिया, इनके तो फ्री का। दुबई वाले चलो फिर भी मेहनत करके कमा रहे हैं, इनका तो फ्री का पैसा है भाई, जमीन में से खोद के निकाल रहे हैं। क्या इनके लिए मेहनत क्या करी इन्हें? इसलिए तो आज भी इनके पास टैलेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेवलप ही नहीं कर पाए ना। आदत पड़ गई ना फ्री की इनको, तो इन्होंने कभी डेवलप ही नहीं कर पाए अपने यहाँ टैलेंट, कुछ भी नहीं है। भारत पाकिस्तान में अभी एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इसे युद्ध चला है, या जो भी है, वन साइडेड युद्ध। हाँ, वन साइडेड युद्ध चला है। अब इसमें क्या हुआ कि करीब 1-1.5 दिन ये सब कुछ चला। 1.5 दिन बाद या 2 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उन्हें IMF का लोन लेना पड़ गया। 1.5 दिन में ही पड़ गया उन्हें लेना, है ना। $1 बिलियन का करीब उन्हें लोन मिला है, और अब भी $4 बिलियन चाहिए। हाँ, अभी रिसेंटली ही उनका एक ये IMF की तरफ से आया है कि भाई आप इस लोन का जो यूज़ है वो अपनी इकोनॉमी और अपनी सरकार के लिए नहीं कर सकते हो। सरकार की नीति, हाँ, सरकार की नीतियों के लिए नहीं कर सकते हो। इकोनॉमी को बेटर करना है, वो सारी चीज़ें, टैक्सेस लगाना है, ऑल वो सारी चीज़ें आप कीजिए, पर सरकार के लिए नहीं कर सकते हो। और क्या होता है ना, ये पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान हो सकता है ये जो लश्कर तोयबा का मरकज़ फूटा है अभी, वही बनवा दे उससे। इनका सालों का कुछ पता थोड़ी। IMF वाले कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी नियम कायदे लगा ले, और ये कितना भी ट्रैकिंग कर ले, ये लास्ट में पैसा मेजोरिटी आर्मी के पास जाए। हाँ, वो तो है, राइट। ये इन लोगों को झोल करते करते, मतलब सोचो 20, 22, 25 बार चले गए ये IMF के पास। इनको आदत हो गई, इन्होंने सब ज्ञान गणित सीख लिए हैं कि पैसा कैसे घुमाना है। इनको सब पता है। ये IMF वाले तो आज नए नए आए हैं, इनको तो सब सीख लिया इन लोगों ने, तो पैसा तो ये बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो, बट मान लीजिए कि चलो ये जैसे भी अब हम जैसे पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आज, ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन ये 3-4 दिन में जो है, 6 तारीख से 10 तारीख तक। आज ही ये मैं सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लोगों ने 23 तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, इतना तो लोगों ने नहीं, उसमें ये बताया जा रहा है कि 20% अगर एयर स्पेस नहीं, उसमें उन्होंने क्या है कि ना, जैसे अब ये एयर क्या कहते हैं, एयर बेसिस हो गए, F-16 भी उड़ाए बताए जा रहे हैं। उनके कई विमान हैं, करीब 7-8 हैं जो उड़ा दिए हैं। इसके अलावा जो 4-5 दिन के अंदर इकोनॉमी का लॉस है, और वो सारी चीज़ें मिलाते हुए उन्होंने पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लेकर आए हैं। और ये मैं देख रहा था, इस पर अब यूट्यूबर्स भी वीडियो बनाने लग गए हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी इसको डाला जाने लग गया है। तो मतलब मैं डिटेल में नहीं पढ़ पाया था, ऑनेस्टली बताऊं तो आपको। तो डू यू थिंक कि
पाकिस्तान कैन सस्टेन सच काइंड ऑफ वॉर्स, और ये मतलब इतनी हिमाकत कैसे आ गई उसमें, उसके अंदर के वो ड्रोन्स भेज रहा है भारत में, मिसाइल्स भेज रहा है भारत के अंदर। क्या उसे मतलब इस टाइप से तो नहीं लग रहा था कि भारत कुछ बोलने वाला नहीं है, भारत ने जो करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है, हम भी एक आध फेंक देते हैं और उसके बाद हम भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर बोल देंगे हमने तो मिसाइल फेंक दी, हमने तो ये कर दिया, मतलब वो कंधे चौड़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, भारत ने उसकी नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों को एक चीज़ समझने की जरूरत है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी की पूरी इंडिया के प्रति हेट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ ठीक है, आर्मी भी और पॉलिटिक्स भी। ये 1965 का बयान ये उसका है, जुल्फिकार अली भुट्टो का, उसका बयान था कि हम 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे भारत के खिलाफ। हाँ। वो बदल के इन्होंने क्या किया, 71 में जब भारत ने बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद इसने बोला कि 1000 कट ब्लीड विथ 1000 कट्स। तो ये जियाउल हक का बयान था, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था। तो ये डॉक्ट्रिन वहीं से निकलती है, और ये इसकी शुरुआत 1947 से ही हो जाती है। उस पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी एग्जिस्टेंस ही कश्मीर इशू और इंडिया के प्रति हेट्रेड के ऊपर है ना। अब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करी है ना, और पाकिस्तान के मतलब जो इनका हेडक्वार्टर है इनके आतंकवादी संगठनों के, जो सबसे सेफ जगह है ना, उसको जाके हम लोग ठोक के आ गए है ना। तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कुछ ना कुछ तो करे है ना। अब पाकिस्तान की आर्मी श्योर क्यों थी कि उसे कुछ नहीं होगा है ना, वो बच जाएंगे लास्ट में, इसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है ना, और ये बहुत मैंने सोच समझ के बोल रहा हूँ ये बात। अभी ये जो यूक्रेन रशिया वॉर हुई, इस यूक्रेन रशिया वॉर में क्योंकि इतना लंबा युद्ध चला, यूक्रेन हो गया रशिया हो गया, दोनों ही पार्टीज के पास वेपन्स की भारी कमी है ना। यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी आर्टिलरी शेलिंग की। यूक्रेन के पास शॉर्टेज इस वजह से थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में रशिया ने अपने आर्टिलरी शेलिंग के जो कारखाने हैं उनको बंद नहीं किया, लेकिन वेस्ट वाले जो थे इन्होंने ताले बंद कर दिया है ना। इनके पास इतने ज़्यादा मेजोरिटी कारखाने इन्होंने हटा दिए, कमी थे, तो ये भरपाई कर नहीं पा रहे थे। तो पाकिस्तान वालों से इन लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास जितना माल रखा है वो सब तुम यूक्रेन को दे दो ना। पाकिस्तान ने लिटरली सारा माल सप्लाई करा यूक्रेन को। अब क्योंकि इनके ऊपर अमेरिका के ऊपर इन लोगों ने फेवर किया वेस्ट के ऊपर, तो इस बात को लेकर पाकिस्तान की आर्मी श्योर थी कि अगर कुछ होता है गड़बड़ तो अमेरिका विल इंटरफेयर। हाँ, अमेरिका रुकवा देगा। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका ने प्रेशर मतलब बनाया सीज़फायर के लिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कमिटमेंट हुआ होगा ना भाई, इन्होंने क्योंकि सारे वेपन दे दिए यूक्रेन को, सारी आर्टिलरी अपनी दे दी, 4 दिन की आर्टिलरी थी इनके पास बच है ना, कि अगर भारत के साथ में युद्ध सिर्फ 4 दिन की आर्टिलरी इनके पास थी, तो ये कैसे सस्टेन करते युद्ध, ये तो कर ही नहीं सकते थे। उसके बावजूद इन्होंने ड्रोन अटैक किया, रिस्क लिया, क्योंकि ये श्योर थे कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रोकेगी बीच में आके और ये बात बढ़ने नहीं देगी। अच्छा, फिर ये इसी में अगर एक कदम और आगे चले, आपने यूक्रेन का जिक्र करा ही है, तो अभी ये मतलब ट्रम्प और पुतिन मिल रहे हैं, ये मतलब ये कैसे हो रही है भाई? मतलब ये तो हमारे साथ उनो रिवर्स खेल दिया इन्होंने, ये कैसे हो रही है? और सिर्फ ये हो नहीं रहा, इसमें ट्रम्प को जितना ह्यूमिलिएट पुतिन कर रहा है उतना किसी ने नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये बेचारा बोल रहा था चुनाव से पहले कि मैं 24 घंटे में वोट सुल जाता हूँ। 24 सप्ताह हो गए इनसे वोट सुल नहीं है ना। उसके बाद में पुतिन के साथ अभी 4 दिन पहले इसकी फ़ोन पे बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रम्प की। जिस दिन बातचीत हुई उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प इमीडिएट जो बयान था वो ये था कि बस रशिया और यूक्रेन तुरंत वॉर पे सीज फायर के लिए बातचीत करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में यूरोप वालों को इसने धीरे से फ़ोन लगा के बोला कि मेरे को नहीं लग रहा है कि पुतिन युद्ध बंद करेगा। उसके बाद में इसका बयान आया कि अगर पुतिन ने युद्ध बंद नहीं किया तो मैं रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। उसके बाद में अगले दिन सवेरे उठ के बोलता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रही है वो हमारी वॉर नहीं है। ये इतना बुरा गया है ये आदमी, इसको संपट कि इसको रुकवाए तो रुकवाए कैसे? नहीं भाई, ये जो बोलता है ना शाम को बोलता है, अगले दिन सुबह उससे पलट जाता है। इसका कुछ नहीं है ना। हाँ, कोई डोनाल्ड ट्रम्प की बात की, अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोल रहा है इसका मतलब आप कह ही नहीं सकते कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बात की 2 रुपए की वैल्यूएशन नहीं। झूठ, साफ मुंह पे झूठ बोल रहा है। हाँ, मतलब कई लोग तो मैंने ऐसे देख लिया कोई बयान आता है ना इसका, हाँ, नीचे लिखा होता है कि कल पलटेगा ये। हाँ, और आप सोचो ना, मेरी बात सुनो, आप 4 दिन पहले का एग्जांपल है, व्हाइट हाउस
जो सबसे एक अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे जो उसका उनका सबसे वैल्यूएबल लोकेशन है वो, है ना, व्हाइट हाउस में आप एक फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, राष्ट्राध्यक्ष को बिठा के ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और किस बेसिस पे? फर्जी डेटा के बेसिस पे, फर्जी प्रिंट आउट निकाल के आप ह्यूमिलिएट, मतलब साला आप वही हरकत कर रहे हो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है कि सोशल मीडिया पर प्रूफ है, आप साला फर्जी डेटा दिखा रहे हो, उसका क्या लॉजिक बन गया भाई? क्या वैल्यूएशन रह गई, क्या वैल्यूएशन रह गई इन लोगों की? तो ट्रम्प, ये इस मामले में ट्रम्प की जुबान की 2 रुपए की वैल्यूएशन कोई वैल्यू नहीं करता उसकी। अच्छा, तो ये मतलब इवेंचुअली क्या होता दिख रहा है आपको? रूस और यूक्रेन की जो वॉर है वहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बहुत टाइम से चली ही जा रही है। अब तो लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, कर लें। मैंने एक दिन वीडियो बनाया, किसी ने देखा ही नहीं। लिटरली लोगों ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। अब लोगों को नहीं यार मजा आता। क्या मतलब, तो क्या हो क्या रहा है? मतलब सालों से एक ही चीज कितना डिस्कस करेंगे लोग पे? ये जो वॉर है, ये वॉर एंड होगी, और ये वॉर सिर्फ और सिर्फ रशिया की कंडीशन पे एंड होगी, अदरवाइज ये वॉर एंड नहीं होगी। रशिया की कंडीशन क्लियर है कि ये जो 4 इलाके हैं वो इनके हैं। रशिया ने जिनको डिक्लेयर कर दिया कि रशिया का पार्ट है, वो यूक्रेन को छोड़ना पड़ेंगे। और जिसपे और जो मामूली इलाका अगर यूक्रेन वाले कंट्रोल कर रहे हैं वो छोड़ भी दो, जिस पे रशियन फोर्सेस खड़ी है वो तो किसी कीमत में वापस नहीं जा रहा। और ये कितना एरिया हो जाता है, ये जो 4 इलाके बताए जा रहे हैं? 20% ऑफ यूक्रेन, है ना? बट नहीं, मतलब अगर हम इसके यूएसएसआर के अगर विभाजन की बात करें, जो उसमें से इतने सारे देश निकाले गए, वो भी एक तरीके से मतलब अगर कहा जाए तो वो भी फेक न्यूज़ के आधार पर निकाले गए। लोगों को बौराया गया कि देखो तुम्हारे जैसे यहाँ पे मुसलमानों को बुरा दिया जाता है तो पाकिस्तान बन गया, फिर एक इतना 1/5 ऑफ इंडिया निकल गया। इसी तरीके से ऐसे बोरा के लोगों को कि हाँ देखो तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं। बट इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो था ना यूएसएसआर की वजह से, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हम लोगों को जर्मनी में तो बर्लिन में जो बर्लिन वॉल थी वहाँ पे साफ देखने को मिलता ही था ना, इधर डेवलप था उधर नहीं था, स्थिति खराब थी, तो वो इकोनॉमिक तो था। और स्टालिन ने जो लोगों को फोर्सफुली साइबेरिया भेजा काम करने के लिए जेलों में, उसने बहुत इम्पेक्ट किया लोगों को, है ना। पोलैंड में बहुत लोग मारे इन लोगों ने, आज नफरत जो है वो उस वजह से, तो वो जेन्युइन कंसर्न भी थे उसमें, ऐसा नहीं है भाई। इन लोगों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोपेगेंडा तो पुश किया, बट प्रोपेगेंडा उस वक्त इस वजह से ज़्यादा काम कर गया क्योंकि जेन्युइनली भी ये लोग कर रहे थे, है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना अच्छा हो नहीं पाया। तो अभी मतलब आप ये कह रहे हो कि रशिया की कंडीशन पे, मतलब अगर रशिया ये चारों हिस्से ले लेता है तो ये वॉर रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। सबसे बड़ा बेवकूफ यूक्रेन बनेगा इसमें। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा यूक्रेन उसको नाटो सपोर्ट कर रहा है, नाटो में भी अमेरिका अब तक सपोर्ट कर रहा था। अब अमेरिका तो, ट्रंप ने तो साफ कह दिया था कि भाई मैं तो हाथ खींच लूंगा, मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। तो वो कैसे सरवाइव करेगा रशिया के सामने? नहीं तो वो तो डील होगी तब उस पर डिसाइड होगा ना, उसमें लिखा पड़ी होगी ना कि भाई रशिया अभी पुतिन ने जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत हुई उसके बाद में पुतिन ने क्लियर कट बोला है कि भैया हमारे जो कोर इशू है ना, जब तक कोर इशू सोल्व नहीं होते तब तक ये यूक्रेन रशिया वॉर हम लोग बंद नहीं करेंगे। कोर इशू क्या है? कोर इशू ये है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा ना, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये यूक्रेन की जो फोर्सेस है उनको लिमिटेड किया जाएगा, है ना, यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई नहीं होगी, ये कोर इशू है। तो इन पे एग्री होना पड़ेगा इन लोगों को। और ये नेटो वाला इशू तो बहुत बड़ा इशू है, रशिया किसी की नेटो वाले इशू की वजह से वॉर शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, उसी रीजन से हुआ। तो जस्टिस लीग का क्या हुआ? जस्टिस लीग, रशिया ने तो अपनी जस्टिस लीग बनाई थी, उन्होंने नाटो बनाया था, नाटो तो सक्रिय दिखता है, जस्टिस लीग कहाँ गया भाई? अरे अब पैसा चाहिए। रशिया की स्थिति मतलब इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, अब वो धीरे धीरे, ये तो अभी और उलझ गई तो ज़्यादा अच्छी हो जाती। अब देखो ना, यहाँ उलझने की वजह से रशिया को कितना नुकसान हुआ। आर्मेनिया इन लोगों ने लूज कर दिया, आर्मेनिया अब फ्रांस से वेपन ले रहा है, इंडिया से वेपन ले रहा है ना, आर्मेनिया लूज हो गया। और सीरिया इनका मतलब सबसे जो सीरिया में रशिया ने दुनिया को दिखा दिया था कि आई एम बैक। 2015 में जिस तरीके से रशिया ने सीरिया को डिफेंड किया, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, है ना, ओबामा की लाख कोशिशों के बावजूद वो बशर अल-असद को नहीं हटा पाए, है ना, क्योंकि रशिया खड़ा था। तो वो जो बिल्कुल दुनिया में हवा हो गया था कि भाई रशिया वापस आ गया है, बिल्कुल ग्लोबल डोमिनेंस, सीरिया चला गया हाथ से आपके, सीरिया का पोर्ट आपके हाथ से चला गया। तो ये तो बहुत लूज किया रशिया ने, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत गड़बड़ तो बहुत हुई। तो इन लोगों को लगा था कि जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लोग भी जल्दी खत्म नहीं कर पाए। हाँ, जल्दी खत्म तो नहीं कर पाए, क्योंकि वही है ना, आप
नाटो के साथ नहीं लड़ सकते ना आप, यूक्रेन नहीं को तो तो पेल दोगे। और वहाँ पे टेरेन भी वो गड़बड़ ना, वो कीचड़ वाला टेरेन है, तो इनके अच्छा, टैंक दलदली है। मूव ही नहीं कर पाए, तो बहुत गड़बड़ हो गया मामला। ओके, अच्छा, तो वापस से पाकिस्तान पे आते हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर अभी हमने देखा पिछले, जैसे ही ये जिसको हम सीज फायर बोला जा रहा है, स्टैंड स्टिल बोला जा रहा है, उसके बाद 10 तारीख शाम 5 बजे के बाद से कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं, जैसे कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक, बलूचिस्तान के कई लीडर्स ने बलूचिस्तान को एक नया इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया, राइट। तो एक मीर यार बलोच करके एक व्यक्ति हैं बलूचिस्तान के, उनका फिर बयान भी आया कि भाई ये देखिए जो पाकिस्तान है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बलूचिस्तान से आपको एक भी आतंकवादी निकलता नहीं दिखेगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी वगैरह निकल रहे हैं वो या तो इधर से निकल, पंजाब क्षेत्र से ज़्यादा निकल रहे हैं, जो कश्मीर में जो इधर उधर जा रहे हैं, बलूचिस्तान से नहीं है। हम बलूची हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हमें भारत के अंदर एक एम्बेसी चाहिए और यूएन हमको एक राष्ट्र घोषित करे, और इस टाइप की वहाँ पर सारी चीज़ें चल गई। उनके बयान अचानक से वर्ल्ड मीडिया में दिखाए जाने लगे। दूसरी चीज देखी कि सिंध प्रांत के अंदर सिंधु देश की मांग एक सिंधु देश की मांग वो ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों से चल ही रही है। एक वहाँ आई थिंक होम मिनिस्टर हैं सिंध के, उसके घर को जला दिया इस टाइप। और कल मैं देख रहा था, कल रात को जो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र जो है पाकिस्तान में, उसके अंदर भी कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसमें जिनको ये बोलते हैं तहरीक तालिबान वगैरह, उन्होंने कुछ घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो सारा अगर हम देख रहे हैं, सिंध भी लगा लीजिए, बलूचिस्तान भी लगा लीजिए, KPK भी लगा लीजिए, तो डू यू थिंक पाकिस्तान बहुत जल्दी 3 बच्चे पैदा करने वाला है? देखो चांसेस तो हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक बाहर से सपोर्ट नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज़ है भाई, ये वो सिंध में कोई आज से कलेश नहीं चल रहा, सिंध में सालों हो गए कलेश। बलूचिस्तान में कोई आज से नहीं चल रहा, साल 1948 में जिस दिन पाकिस्तान ने कब्जा किया था तब से अगले दिन से कलेश चालू है ना, तब से कलेश। अफगानिस्तान में ये मर जाए तो कलेश सोल्व नहीं होने वाला, क्योंकि वो डुरेन लाइन का इनका ऐसे कैसे उलझी हुई है। अरे यार वो डुरन मतलब उसमें मतलब लोगों को समझना इम्पोर्टेंट है। वो क्या हुआ, डुरंड के पास गए कि भाई साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर खींच दो, उसने मैप लिया, खींच दिया, वहां जाके गया, खींचा ही नहीं। अब वहां पे हो क्या गया कि जो पठान है वहां पे, जो अफगानिस्तान के पठान है और उसके जो अभी पाकिस्तान में जो आता है एरिया, वहाँ के जो पठान है, तो बॉर्डर के उस पर चाचा का लड़का रहता है और यहाँ पे वो खुद रहता है। तो चाचा के लड़के से मिलने के लिए उसको वीज़ा चाहिए अब, तो डुरंड ने तो खींच दिया, इनके लग गए। हाँ, बहुत ये तो बहुत तगड़ा कलेश है। और अफगानिस्तान में बैठने वाली कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सूरत में, अभी ये जो कल मैं ऐसे देख रहा था, लोग पूछ रहे थे चाइना ने दोस्ती कराने की कोशिश करी है इनके बीच में, मीडिएट करने की कोशिश करी है। दुनिया की कोई ताकत मीडिएट नहीं कर सकती किसी सूरत में। भाई पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, हाँ, क्योंकि अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अगर वो पैसा कमाएगी तो कल वो हथियार खरीदेगी और वो हथियार डेफिनेटली ये डुरेन लाइन पे आएंगे, क्योंकि मानेंगे बिल्कुल नहीं मानने वाला। और ऊपर से अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल नहीं मानने वाले भाई, सूरत में नहीं मानेंगे, वो तो अलग ही, उनका दिमाग अलग चलता है थोड़ा। तो ये तो तीनों इलाके जो हैं, तीनों में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बलूचिस्तान के मेरे हिसाब से कितने लीडर भारत में आके बोल चुके हैं कि सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के। और देखो इंटरनली सपोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, अगर आपको अलग देश बनाने हैं उन इलाकों को काट के, तो फिर आपको ओपन सपोर्ट चाहिए, आपको एम्बेसीज खोलनी पड़ेंगी, आपको यूएन में इसकी पैरवी करनी पड़ेगी, आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे आपको अलग अलग कंट्रीज को कन्विंस करना पड़ेगा इस बलूचिस्तान को मान्यता देने के लिए। वो बलूचिस्तान तो खुद कन्विंस तो करेगा नहीं, मतलब उसके लीडर ऑब्वियसली जाएंगे, करेंगे, बट भारत का सपोर्ट उसमें अगर नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा पर्सनली ये मानना है बलूचिस्तान के केस में, अगर बलूचिस्तान के लोगों को वाकई में बलूचिस्तान चाहिए तो इन लोगों को ईरान में इनका जो हिस्सा है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
अदरवाइज ये बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। ये सोचे कि हम ईरान में भी आज़ाद करवा लें, इधर किसी नहीं हो कीमत पे इन लोगों को ईरान वाला हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ईरान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान वाले इलाके में लेके आ जाओ और इसको बलूचिस्तान बना लो। ईरान का हिस्सा 50-60 साल बाद आज़ाद करवाते रहना ना, हाल फिलहाल तो सेक्रीफाइस करना। अपनी कंट्री तो बनाओ, उसके बाद मतलब जैसे इजराइल नहीं, बना था, देखिए, इजराइल छोटा सा बना था, अभी बड़ा होके हो गया। आगे भविष्य में कुछ भी हो। नहीं, वो तो सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना कि भाई आपका देश कितना शक्ति संपन्न है। जिसके पास शक्ति है वो अपनी बात को मनवा लेता है और सबसे। आपको सिंपल सी सपोर्ट बात। चाहिए। आज मेरी बात सुनो, बलूचिस्तान को मान्यता चाहिए, है ना। भारत और ईरान दोनों पड़ोसी देश है, दो मान्यता दे, सबसे बहुत बहुत गहरा फर्क पड़ता है। अफगानिस्तान मान्यता दे देगा तो भाई 3 पड़ोसियों ने मान्यता दे दी, तो हाँ। दुनिया कौन होती है रोकने वाली? राइट, राइट, है ना? राइट, राइट। तो इनको ईरान के साथ में तो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आजाद भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए तो भी नहीं बन रहा, क्योंकि ईरान वाला कलेश, क्योंकि ईरान के हाथ से ईरान अपना एरिया क्यों देगा वो? जितना हिस्सा इधर है उतना ही लगभग ईरान में है, तो ईरान वाले किसी कीमत में ना छोड़े, है ना। तो ईरान बहुत बड़ा कलेश है, तो इनको वो तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ऊपर से देखो एक और भी चीज़ है कि जैसे पाकिस्तान की अभी हम स्थिति देखते हैं तो आई थिंक $15 बिलियन का उनके पास रिजर्व है। वो उधारी का है। वो भी उधारी का, तो वो भी उधारी का, राइट। अभी करीब $8.5 बिलियन अभी कुछ दिन पहले मिला था, 1.5 बिलियन अभी मिला है। तो ये जो $15 बिलियन का है उसमें भी सब उधारी का है। तो इनके पास कुछ नहीं है, फॉरेक्स के नाम पर तो कुछ नहीं है। हमारे पास करीब $700 बिलियन इस समय। 651। हाँ, तो कल शाम का आंकड़ा। हाँ 651 राइट, 691 हाँ ठीक है। तो $691 बिलियन यदि हमारे पास है तो हमारा जो फॉरेक्स है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनके पास फॉरेक्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। आज मैं एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक पाकिस्तान की कोई पता नहीं कौन है वो लड़की, वो मीडिया पे टिकटॉक पे बोल रही थी, मीडिया पे भी नहीं बोल रही थी। वो बोल रही है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो $400 बिलियन की है, और हमारी जो इकोनॉमी का साइज है ना उसका मैक्सिमम साइज डेटा बेस नहीं है, अनऑथराइज्ड है। तो दैट मीन्स पाकिस्तान की अगर टोटल इकोनॉमी की हम बात करें जो मतलब लीगल प्लस इलीगल जिसको हम बोल सकते हैं, तो $1 ट्रिलियन है। वो $1 ट्रिलियन है। तो इस हिसाब से तो भारत की और ज्यादा है। पता नहीं, हम साला 10 भारत ट्रिलियन। की हमारा अखिलेश जी ने नहीं कहा था नोटबंदी के वक्त सही बात कि जो शेडो इकोनॉमी हमारी चल रही है, और 10 ट्रिलियन लगा लो फिर तो आप। फिर तो ऐसे तो कुछ भी, ऐसे तो ये तो मतलब देखो, फालतू की फ्लैट अर्थ पे बैठ के आप कुछ भी बातें करो, उसका तो कोई जवाब, मतलब उसका कोई समाधान नहीं है। उस बातों का मैं क्या बोलूं। एक्चुअली मेरा सवाल इसमें बेसिकली ये था कि जिस देश के पास फॉरेक्स के नाम पर अगले 3 महीने अपना गुजारा चलाने का फॉरेक्स नहीं है, पैसा नहीं है, वो देश बार बार उधारी लेकर अपना पिछला उधार जो है उस उधार का भी इंटरेस्ट उसको उधारी लेकर दे रहा है, उसको चुका रहा है। तो सिर्फ इंटरेस्ट। कब तक रोकेगा 3 देश बनने से? मैं सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। 3 देश बनने से वो इस वक्त इस वजह से रोक पा रहा है ना, क्योंकि दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बात समझो, राइट। ये भारत की बेकिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। देखो, आपको भारत को अपनी पूरी डिप्लोमेसी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, ग्लोबल लेवल पे पुश करना पड़ेगा, है ना, लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। भारत को पैसा इन्वेस्ट करना है, 5-10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोपेगेंडा पे, सब पे, वेपन्स पे। हम लोगों को इवन वहां पर उपद्रव की स्थिति भी होनी चाहिए, वो तो दिखना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए कि वहां पे द प्लेस इज बॉइलिंग। उपद्रव की स्थिति होनी चाहिए। ईरान के अब ईरान वालों का जो मैंने बोला कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो इलाका सेक्रीफाइस होना चाहिए, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो शरण लेने के लिए आसपास की कंट्री में भागने चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाना चाहिए, तब आपके पास वैलिड रीजन है कार्रवाई करने का। और आप ईरान और अफगानिस्तान तीनों साथ मिल के कार्रवाई करो, ज्वाइंट ऑपरेशन, कि भाई तीनों पड़ोसी परेशान हैं और हम लोग नहीं देख सकते अत्याचार। अच्छा, तो इजीली आप करवा सकते। हाँ, ये जो अभी अफगानिस्तान में पहले मतलब यूएसए के साथ मिलके गवर्नमेंट थी, ठीक ठाक मतलब चल रहा था सब कुछ, फिर तालिबान आ जाती है और भारत के जो विचार थे वो तालिबान के विरोध में थे। लेकिन भारत देखता है कि नहीं भाई, तालिबान के साथ मतलब अफगानिस्तान इज़ अ स्ट्रैटेजिकल प्लेस फॉर अस, तो अफगानिस्तान में चाहे तालिबान ही क्यों ना हो हमें बना के रखनी पड़ेगी। तालिबान भी कोऑर्डिनेट कर रहा है और सारा सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रही है। तो ये जो वैल्यूज से आप गिरते हो, नीचे आते हो और फिर तालिबान के साथ अपने रिलेशंस बनाते हो, वो कितना उचित है ये देखते हुए कि उसकी स्ट्रैटेजिक और उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब क्यों ऐसा करना पड़ता है?
अफगानिस्तान यार देखो, हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से अफगानिस्तान के अंदर अपना असेट्स डेवलप किया है ना। अफगानिस्तान को एज ए असेट हम लोगों ने डेवलप किया है। अगर अफगानिस्तान हमारी साइड रहता है, हम पाकिस्तान की वेस्ट बॉर्डर को एक्टिव रख सकते हैं, राइट है ना। ये हम लोग तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान हम लोगों के लिए। सो अगर हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं यार। अमेरिका सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ करता फिर रहा है ना। अभी सीरिया के अंदर वो ISIS का आतंकवादी जिसके ऊपर इन्होंने 10 मिलियन का इनाम रखा था, उसको एक गुड बॉय बोल के आया, वो गुड लुकिंग बॉय डोनाल्ड ट्रम्प। तब आपको अगर देखो डिप्लोमेसी में बेशर्मी तो आपको रखनी पड़ेगी। नहीं, ऑफ कोर्स ये दुनिया चल ही ऐसे रही है ना, फिर इसी तरीके से चल रही है। नहीं कर सकते अगर हमारा काम निकलवाना है। वो बेसिकली वो जो जिसको हम बोलते थे कि धर्म युद्ध, वो नहीं हो सकता। इट इज नॉट दैट टाइम। आज जमाना बदल गया। अभी ये बिलावल शाम को 6 बजे बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, कोई नियम चल रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो तो कह रहा था कि दिन में आके मारते हो, दिन में नहीं मार सकते, रात को आके मारते हो। दिन में मार दिया था, तब भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो ओसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका वाले रात को उठा के लेके गए। हाँ क्यों अमेरिका वालों को बुजदिल कह के तो देखो कैसे कहोगे उनकी भीख पे चल रहा है जीवन, फिर उनके भरोसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ से पाकिस्तान पे अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश पे चलते हैं। तो भाई साहब, बांग्लादेश में इतना मेजर क्राइसिस आया, ये चली गई बेनजीर भुट्टो, चली गई शेख हसीना चली गई। कहाँ हाँ, तो शेख हसीना चली गई। अब शेख हसीना के जाने के बाद जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान की तरह बिहेव करने लगता है एकदम से। उनका प्रेम जो है वो पाकिस्तान की तरफ उमड़ता है, वो भारत के हिस्से लेने की भी बात कर देता है। तो कर लेगा कैसे करेगा? मैंने कहा बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को आर्मी डिप्लॉय करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ BSF और 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्योंकि बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं जो आपको रोक सके, है ना। आपके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट 24 घंटे बमबारी करते हैं, उसको रोकने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो आपकी BSF ही पूरा बांग्लादेश का काम निपटा दे। आपको मेन आर्मी डिप्लॉय करने की जरूरत भी नहीं। या फिर वो हरियाणा पुलिस को भेज दें। तो बातें करने में कुछ भी नहीं जाता, वो बड़ी बड़ी बातें बांग्लादेश वाले कर रहे हैं। अब देखो क्या इन लोगों को इंडिया के प्रति हेटरेट पुश करना है, उसको पुश करने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा मकसद ये है कि इसको जल्दी से जल्दी रवाना करना, है ना, बांग्लादेश के अंदर चुनाव करवाना और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन के आए उसके साथ में हम लोगों को एस्टेब्लिश करना और आगे चल के हमारी जो शेख हसीना जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वापस से मेन स्ट्रीम में लाके पावर में लाना। ये हमारा टोटल प्लान है, ये हम लोगों को एग्जीक्यूट करना। तो हम लोग इसी में लगे हुए हैं। और सबसे तुरुप का इक्का हमारे पास है बांग्लादेश का आर्मी चीफ, वो अपना आदमी। ये सबसे ये कैसे कह सकते हैं हम? उसी ने शेख हसीना जी को जिंदा निकाला, उसकी कृपा उसकी सिर्फ वही है जिसकी वजह से शेख हसीना जी जिंदा है, नहीं तो मारने का पूरा प्लान था। राइट है ना। और आज भी वो बांग्लादेश का आर्मी, उसके बांग्लादेश की जो आर्मी है, कौन ट्रेन दे, किसने ट्रेनिंग दी? इंडिया के इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग लेके जाते हैं, उनको मालूम है। मैं एक आर्मी ऑफिसर के साथ मेरे ऑफिस आए थे, तो वैसे मैं डिस्कस कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि सौरभ, ये लोग जब बांग्लादेश जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे भारत आते कभी कभी पाकिस्तान भी जाते हैं ये लोग, तो इनको वहाँ अपनापन फील नहीं होता। इन्हें वहाँ क्लियरली महसूस होता है कि इनके साथ में भेदभाव हो रहा है, और इन्होंने कभी भारत में इन लोगों को ये फील नहीं होता। तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के आर्मी को पता है कि कौन क्या है, वो कौन क्या है, और पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो आर्मी चीफ बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की आर्मी में रेडिकल तबका नहीं होगा, वो करता होगा सपोर्ट, लेकिन जो मेजोरिटी आर्मी है वो ऑर्डर फॉलो करती है और वो इंडिया को फेवर करती है। वो इंडिया के साथ में पीसफुल रिलेशन प्लस बांग्लादेश का डेवलपमेंट चाहती है। और वो पॉसिबल भी तब है जब आप इंडिया के साथ पीसफुल रहोगे। भाई आपकी अच्छी वाली इकोनॉमी बढ़ रही थी, आज साला आपके लग गए हैं। वो आपके सिर्फ एक गारमेंट्स इंडस्ट्री तो थी जो चल रही थी ठीक से, जब चाहे तो बांग्लादेश का गला घोट सकता है। और जो इंडिया है ना, वो जो इनकी गारमेंट इंडस्ट्री जो चलती है वो इंडिया की बदौलत चलती है। इंडिया उसको तबाह करने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है कैप्चर नहीं करता, वो राइट, वो कहता है कि ठीक है यार, इनको करने दो, यहाँ के ऑर्डर्स को या यहाँ की कंपनीज को रोक देता है कि नहीं भाई इन सब चीज़ों को मत बनाओ। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के साथ। नहीं, बांग्लादेश को तो जब चाहे तब हम लोग लपेट सकते हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं बिना युद्ध लड़े, है ना। इकोनॉमी
जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज अगर हम लोग करेंगे, देखो आज भी बांग्लादेश के अंदर क्या है, ये लोग बोल नहीं सकते क्योंकि इस वक्त रेडिकल लोग पावर में हैं। लेकिन आज भी बांग्लादेश के अंदर जमीन पे 40% आबादी बांग्लादेश की शेख हसीना को सपोर्ट करती आई बात समझ? इतना होगा? राज्य खुशी 40%। 40% आप तो चुनाव तो जीत के ही आए हो ना, इसीलिए तो ये बैन कर रहे हैं इसको, इसीलिए तो ये नहीं चाहते कि वो चुनाव में आए, क्योंकि अगर वो चुनाव होंगे, फेयर चुनाव होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा क्वाइट पॉसिबल कि कि वो जमीन जीत पे सकती support है, हाँ। राइट? नहीं वो और जीत तो जीते ना भी, हाँ। अगर वो सेकंड प्लेस पे भी आ जाए हाँ, तो ये तो it's a साबित हो big रहा है कि support, जमीन पे सपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गेम पूरा पलट जाएगा ना, तो इसीलिए तो उसको बैन कर रहे हैं ये। 40% का राज्य खुशी सपोर्ट आज भी जमीन पे मौजूद है आपके पास, तो टेंशन नहीं लेना, बांग्लादेश से बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन की बात नहीं नहीं। अभी। ये लोग वीडियो बना के एनिमेशन वीडियो बनाने में क्या देर लगती है यार, एनिमेशन वीडियो तो खुद भी बना सकते हैं, तो जमीन पे काम आँख में लेजर लाइट लगा दो यार, वो सब। उससे यार। तो ये जो अपना चिकन नेक है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में। तो चिकन नेक के बड़े प्लान्स बना रखे हैं बांग्लादेश वालों ने, और भारतीय मुसलमानों के साथ भी चिकन नेक के कुछ अच्छे अच्छे प्लान्स बनते हैं। तो चिकन नेक पे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है भारत की? अरे बहुत, मतलब सबसे बड़ी बात है, कोई हलवा नहीं है कि ये आके और ये चिकन नेक दबा के चले जाएंगे। हाँ, एक एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप कर भी रहे हो ना तो एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ेगा भारत भाई। हाँ, भारत का एक क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र आप चलो मेरे को एक बात बताओ, बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक पे हमला कर दिया, भारत ने बांग्लादेश के यहाँ नेवल ब्लॉकेज लगा दिया, कर ले हम कब्जा, बैठा रहे, कब तक बैठा रहेगा? 1 दिन 2 दिन 30 दिन 40 दिन 60 दिन, सामान खत्म हो जाएगा, भूखे मरोगे, कहाँ से लाओगे? एयर स्पेस आपके पास है नहीं, भारत से ही आएगा, समुद्र में भारत की नेवी बैठी हुई है, कहाँ से लाओगे? झक मारा के तुमको वापस जाना पड़ेगा। क्या कर ले, मतलब कैसे होल्ड करेंगे पोजीशन? ये बातें बड़ी बड़ी बातें करने में क्या होता है, लेकिन पोजीशन होल्ड करने के पास इनके पास कुछ है थोड़ी ना। हाँ, तो अभी ये आपका जो यूसुफ भाई साहब है, इनकी सरकार को भी टॉपल करने की बात चल रही थी, अभी ये रेजिग्नेशन देने की भी बात कर रहे थे, फिर उधर से कू की भी बात चल रही थी। तो क्या हो रहा है भाई साहब? ये अभी तो इन्होंने कू करके, कू तो नहीं खैर, मतलब पूरे दंगे फसाद करके शेख हसीना को भगाया था, अब इसको भगाने की बातें चल रही हैं। हो क्या रहा है ये? हो यही रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर ये आया है ना, टेम्परेरी एक केयर टेकर जो है, सरकार केयर टेकर लीडर के तौर पे आया। अब केयर टेकर का काम क्या होता है? 6 महीने चीज़ों को हैंडल करना, है ना, ठीक करना और इलेक्शन करवाना। ये भाई साहब पूरी दुनिया में रोते फिर रहे हैं, है ना, चाइना में डील करने जा रहे हैं, वहाँ डील करने जा रहे हैं, वहाँ एग्रीमेंट साइन कर, तू होता कौन एग्रीमेंट साइन करने वाला? मतलब किसने कहा, किसने पावर दिया? आई थिंक ही वाज जस्ट द एडवाइजर, है ना, एडवाइजर के रूप में। किसने पावर दिया तेरे को? वही तू कोई इलेक्टेड लीडर है, किसके भी यहाँ पे साइन कर रहा तू? इसका पास अधिकार ही नहीं है ना, तो ये साइन करता फिर रहा है। तो आर्मी चीफ को भी नहीं जम रहा, आर्मी चीफ ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई इलेक्शन करवाओ, तारीख अनाउंस कर इलेक्शन की। ये बोल रहा अगले साल कराएंगे मिड में, है ना। तो इसका प्लान जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है ये है कि अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन है ना, ये उसका वेट कर रहा है कि कभी डेमोक्रेटिक वाले फिर से हाउस में पावर में आ जाए तो सांस में सांस आ जाएगी इसके, तो ये उसका वेट कर रहा है। और तब तक वेट तो नहीं करने देंगे, आर्मी वाला रोक देगा इसको। और ये आर्मी, इसको यही मालूम है कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो भारत की ओर टिल्ट हो रहा। अच्छा, तो जो सेकेंड कमांडिंग ऑफिसर है बांग्लादेश, सेकेंड या थर्ड कमांडिंग ऑफिसर है जो प्रो पाकिस्तान है, ये उसको आर्मी चीफ बनाने के चक्कर में है। तो ये अगर वो करने जाएगा तो ये आर्मी चीफ पहले गला घोट के कर देगा कार्यक्रम, तख्ता पलट हो जाएगा। तो गेम चल रहा है, देखो किधर जाता है गेम, समय इंतजार करो, समय बताएगा ये। पर नहीं, चक्कर क्या है ना, जिन लोगों ने अभी ये बीकेबी जो थी उसने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वही लोग अब इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर से आर्मी तो शेख हसीना के फेवर में थी, आर्मी वाले भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ? उन लोगों ने पिछली बार प्रोटेस्ट किया, किस लिए किया था? शेख हसीना टॉपल करने के लिए, टॉपल करने, वो पावर में आने के लिए। हाँ, पावर में कहाँ है बेचारे? इतनी मातापुनी करी, सब कुछ करा, उसके बाद में भी वो पावर के बाहर ही है ना। तो पावर में आने के लिए सबको पावर चाहिए। तो अब ये क्योंकि कब्जा करके बैठा हुआ है, छोड़ के जा नहीं रहा, इलेक्शन करवा नहीं रहा, तो सबको अखर रहा है ना। जो खालिदा जिया है ना, उसको, वो खैर इतनी ज़्यादा प्रो इंडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके फिर भी वो एटलीस्ट लीडर है, वो लीडर की तरह बात करती है, ऐसी जिहादी की तरह तो बात नहीं करती ना वो।
तो उसको अखर रहा है कि भाई इलेक्शन करवाना है, हमको समझ पड़े क्या करना है, इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये खुद ही नेता बन के बैठने के चक्कर में तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो भाई साहब ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप भाई साहब हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बैठे, ढोकला खाया, आपने बुलाया, नाश्ता कराया, कचौरी खिलाई हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चटपटे नाश्ते की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और चटपटा नाश्ता तैयार। भाई साहब को चटपटा बहुत पसंद है। भाई साहब पेट खाली रख के नहीं आए, पर खा पी के आए हैं और कह रहे हैं चटपटा खाना। हाँ जी। तो ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और भाई साहब के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा तो ऑनलाइन करते रहेंगे हर सप्ताह, या इस तरीके से 2 सप्ताह में एक बार इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल, और आप भाई साहब को सब्सक्राइब करिए। जय ज्ञान जरा हटके यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, और एक स्कैन कोड इनके सिर के ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ से सीधा आप इनके चैनल पे चले जाइए। तो इनको सब्सक्राइब करिए, हमें भी सब्सक्राइब करिए, और अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जय राम जी की।